गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सही बच्चे फटाफट से हमारे पास आ जाएंगे हमारी क्लास में आज के। हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग कंफर्म कर देंगे। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा। देवेंद्र, अंश, ब्रिजेश, मुस्कान, देवेंद्र, अलियासगर, आयना, गरिमा, रिया, साइमा, खुशिका, अंश, संग्राम, सुशील, कुणाल, रोविन, मिथुन, डॉन, रेशमा, फैजान, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यस 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 मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सी इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताया तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, आशीष, दीपांशु, तानिया, निधि, अफरीदी, सही बच्चों गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। यस, सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का आप लोगों को पता है कि जो सिलेबस है वो कम ही देर का बचा, ज़्यादा नहीं बचा, है ना। सो आप लोगों के लिए जो है बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, लास्ट ट्यूसडे ऑफ द क्लास। हाँ, सो इस बैच के लिए लास्ट ट्यूसडे है ये। इस वीक के जो भी दिन आ रहे हैं वो सारे लास्ट ही है, ठीक है ना, क्योंकि इस वीक हम खत्म कर डालेंगे, खत्म सपाटप, बिल्कुल सफाया, है ना। हाँ सर, तो मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा बेटा। आप लोगों के लिए जो मैं जब लास्ट लेक्चर भी होगा तब भी आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी, चीजों को लेके, काफी सारी बातों को लेके। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल इज कि जो भी हमारा बचा हुआ समय है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 3 महीने 10 दिन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके एटलीस्ट मई में पेपर है, सितंबर वालों की अभी और तैयारी चल रही है, जो मई वाले उनके सिलेबस आर मोर और लेस आपके लोगों के खत्म होने वाले हैं, चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो अभी आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज शुरू होगा वो होगा रिवीजन का फेज, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ रहने वाली है कि हम लोग कितना डिसिप्लिन तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वो फेज एक बहुत क्रिटिकल फेज होता है जो हमारा सेकंड फेज आता है। फर्स्ट फेज होता है आप चीज़ें सीखते हैं, आप क्लासेस लगाते हैं, तो हमने हर फेज के अंदर में अल्टीमेटली अपना बेस्ट देना है। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सही बच्चे जो भी है, आप सही बच्चों ने अब तक भी मेहनत बहुत अच्छे से करी है और आप बाद में भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग बाद में जाके जो है वो बिखर जाएंगे और बाद में मेहनत नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और फिर यू विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। बस द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे मैंने कहा, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ एंड यू हैव टू जस्ट अपना कर्म करते चलो, अपना हार्डवर्क करते चलो, ठीक है ना। सो अभी के लिए हमारे पास जो बेटा चीजें चल रही है उसके अंदर में हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने कल एक तो खत्म कर दिया था, आई थिंक वी कंप्लीटेड अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 27, दैट वाज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर वाला हमने स्टैंडर्ड खत्म कर दिया था, है ना। अभी के लिए आज हम एक उसके बाद हमने कुछ एक स्टैंडर्ड शुरू भी किया था, ठीक है ना। वो था इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट। अरे नहीं नहीं सर, रिजल्ट थोड़ा ना था, रिपोर्टिंग। अरे रिपोर्टिंग, रिजल्ट है कि रिपोर्टिंग है, रिजल्ट है कि रिपोर्टिंग है। अरे सर देख लेते हैं, एएस नंबर कौन सा है, 25 है। एएस नंबर कौन सा है, 25 है। सो आप लोगों को मैंने स्टैंडर्ड आप लोगों के सामने शुरू कराया हुआ था बेटा, एंड हमारा जो स्टैंडर्ड है दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है ना। जरा मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से मेरी बात को जरा सुनते जाएं। फटाफट से पहले रिवाइज कर लेते जितना हम लोगों ने कल किया था, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस स्टैंड को लेके। तो मैंने कल जो आप लोगों को कराया था एक बार के लिए बेटा मैं आपको रिवाइज कराता हूं। ये स्टैंडर्ड के अंदर में ध्यान से सुनते जाना, ये स्टैंडर्ड के अंदर में ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना बेटा। रिवीजन को लेके कितना समय, क्या प्लान, वो सारी बातें हम लोग ना लास्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम अपने पास इस टॉपिक पे चलते हैं। विवेक बेटा चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए अब पढ़ाई शुरू करें जरा। तो बेटा हमारा स्टैंडर्ड एएस नंबर 25 है, एक आसान सा, विच इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईएफआर शॉर्ट में आप बोल देते हैं। एक और वर्ड आता है, मैंने कहा था, दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये होते हैं वो जो क्वार्टर रिजल्ट्स जो कंपनीज वगैरह के आपके पास आते हैं बेटा। ना ध्यान सुनते जाइएगा, ये अलग है और ये अलग है, एक जगह सिमिलैरिटी आती है बट प्राइमरीली दोनों अलग बातें हैं। इंटरिम रिजल्ट जो होते हैं वो लिस्टेड कंपनीज को, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस, अल्टीमेटली जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनको सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से क्वार्टरली अपने पास में रिजल्ट पब्लिश करने पड़ते हैं, उन्हें देना पड़ता है वो डाटा और उसे पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो आ रहा है बेसिकली
कोई भी और एंटिटी अपनी तरफ से ड्यूरिंग द पीरियड का, ड्यूरिंग द ईयर का, अगर अपनी तरफ से इंटरिम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, विच इज क्वार्टरली, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है, जनरली क्वेश्चन में आपको क्वार्टरली देखने को मिल जाता है, बट इट कैन बी 2 मंथ्स, इट कैन बी 4 मंथ्स, जैसे भी है। 1 साल से कम के लिए, 1 साल से कम के लिए जब भी बनाओगे तो इंटरिम रिपोर्ट हो गया, ठीक है ना। आपने बैंक लोन लेने हैं, बेटर गवर्नेंस के लिए, अपडेट देने के लिए अपने यूजर्स को, उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। ना इसमें एक चीज आई थी, जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है, इनके लिए तो सभी रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है, ये AS25 ने अपना बताया। जबकि रिकॉग्निशन मेजरमेंट जो है वो इनको भी AS25 इंडियस के हिसाब से देना, मतलब जिन पे AS लगते हैं वो AS25 के हिसाब से देंगे, और जिनको नहीं लगते वो इंडियस के हिसाब से, और ये AS25 के हिसाब से, ऑब्वियसली जो इंटरिम रिपोर्ट बना रहे हैं। तो इंटरिम रिजल्ट्स में भी इवन कुछ हिस्सा जो है वो इसके हिसाब से ही आता है। नाउ इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन आपको 7th करा भी दिया था क्लास में। फिर हम लोगों ने ये बात की थी, जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। भाई आपको जब इंटरिम रिपोर्ट बनानी है, इंटरिम रिपोर्ट के अंदर मैंने कुछ बातें भी आप लोगों को बताई थी। ये क्या है, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसमें कंप्लीट सेट आएगा या कंडेंस आएगा। कंप्लीट होता है जैसे आप एनुअल बनाते हो वैसे, और कंडेंस होगा आप अपने पास लिमिटेड सेट ऑफ चीजें दे रहे हो, ठीक है ना। इंटरिम पीरियड के लिए दे रहे हो, इंटरिम मतलब 1 साल से कम के लिए। हाँ, पहले साल के अंदर में वो पीरियड कम हो सकता है, उसे इंटरिम नहीं बोलेंगे। भाई पहला साल ऐसा हो सकता है आपने धंधा ही शुरू 1 नवंबर को किया, तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक अगर बनाओगे तो वो इंटरिम नहीं कहलाया जाएगा। उसके बाद से जब भी 1 साल से कम के लिए बनाओगे तो इंटरिम है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड हमें कंटेंट्स बताता है IFR में क्या क्या आता है, और ये स्टैंडर्ड ये कहीं नहीं कहता किस किस को बनाना है, पर ये कहता है जिसको बनाना है उसे स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ये नहीं कह रहा किसको बनाना है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट करता है उसको ये कंप्लाई करना है। ये एक प्रकार का अपडेट है ताकि बेटर इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन दी जा सके। ये नहीं कहता किस किस को बनाना है, और इसका IFR जो इंटरिम रिजल्ट है उससे लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उनको रिकॉग्निशन मेजरमेंट AS25 की ही फॉलो करनी पड़ती है, बातें हमने करी थी। फिर नीचे वाला मैं हिस्से पे बाद में आता हूँ। फिर ये आया था आपका पीरियड का लेके, बेटा पीरियड का मतलब कौन कौन से पीरियड का आपको बनाना है। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ से आपको समझा दिया था टाइमलाइन लेके। तो अगर आपका ईयर मान लीजिए 2023-24 के अंदर में आप ये पीरियड का बनाना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर में क्या करना है। तो बेटा सबसे पहले मतलब इस क्वार्टर का अगर है तो 30 सितंबर की एक तो बैलेंस शीट बनेगी, और कंपैरेटिव में कौन सी बनेगी, पिछले साल जो खत्म हुआ था 31 मार्च की, क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर डेट है, वो ऐसा नहीं है फॉर द पीरियड है। तो ये मत सोचना है सर 12 महीने है और ये 3 महीने है, नो 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 नो, ये इस डेट की और ये इस डेट की, इस डेट की तो बनी हुई थी, तो कंपैरेटिव के लिए ये आ रही है, और एक अब की ये आ रही है। PNL जो आते हैं वो 2-2 करके आते हैं, एक आता है उस पीरियड का जो इंटरिम पीरियड है, और एक आता है उस साल का टिल डेट, जिसे YTD बोल देते हैं, ईयर टिल डेट तक का, और पिछले साल के सेम कंपैरेटिव, तो पिछले साल का वो 3 महीने का और टिल डेट ताकि कंपैरिजन हो सके। और जो कैश फ्लो है वो सिर्फ टिल डेट ही बनानी है, मतलब आपके पास टिल डेट ही बनेगी इस साल की, टिल डेट पिछले साल की। ये आपके पास है क्या, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में। ये AS25 के है कि इंटरिम रिजल्ट्स के है। सर ये AS नंबर 25 ने दिए हुए है कि अगर आप इंटरिम रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको ये चीजें इन पीरियड्स का आपको डिस्क्लोज करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास AS नंबर 25 के हिसाब से है, AS नंबर 25 के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। इसी से रिलेटेड मैंने इवन आप लोगों को ना एक होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया था। ये जो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये बात यही लिखी हुई थी कि आपके पास कौन कौन से पीरियड का बनाना होता है, और अगर ये है तो इसमें ना ऑब्वियस सी बात है, देखो इसने नहीं लिखा था, तो ये हमारे लिए जो पीरियड है ना बेटा ऑटोमेटिक है, मतलब जल्दी वो बताना चाहिए था पर उसने बताया नहीं, वो क्वार्टर ही मान के चल रहा है, मतलब वो 1 अक्टूबर 21 से लेके 31 दिसंबर 21, क्योंकि आपको लगेगा सर कहीं लिखा नहीं क्वार्टर, तो वो नहीं बोल रहा, हमारे लिए वो क्वार्टर ही है, स्टैंडर्ड कहीं नहीं मतलब फिक्स बोलता, बट क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन वही है, मतलब कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर अगर है, ठीक है ना। और ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च है, तो वो आपके कौन कौन से पीरियड के थे वो हमने देख लिया था कि बैलेंस शीट जो बन रही है 31 दिसंबर 21 की बन रही है, पिछला साल जब खत्म हुआ। जो PNL है वो इस बार का 3 महीने का बनेगा और एक 9 महीने का बनेगा टिल डेट तक का, और सेम पिछले साल का बनेगा कंपैरेटिव, तो एक 3 महीने का बनेगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, एक टिल डेट बनेगा, ठीक है ना, और पिछले साल का। और कैश फ्लो तो टिल डेट ही बनेगी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 21, और एक पिछले साल की कंपैरेटिव, तो इस साल की 9 महीने की, पिछले साल की 9 महीने की। सो होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपके पास में इजीली आपका हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। नाउ मैं एक बार के लिए आप लोगों को एटलीस्ट इस चीज को लेके भी एक बार दिखाना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो बेटा ये देखिए आप सभी बच्चे मेरे साथ में, ये है HDFC बैंक लिमिटेड, क्योंकि मैं उस एंटिटी का दिखाने जा रहा हूं जो लिस्टेड भी है और जिसको AS लगते हैं। देखो बात ये भी तो समझनी है, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है प्राइमरीली उनको इंडियस लग जाते हैं। अब सवाल उठता है कि AS
तो एएस किन को लग रहे हैं आपके पास? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ये अभी भी इंड एएस के दायरे में नहीं है। हमने स्टार्टिंग में एएस में समझा था, तो इनको अभी भी एएस लगते हैं। अब देखो ये लिस्टेड है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अल्टीमेटली। अब देखो इनको जो ये स्टैंड अलोन रिजल्ट ये इनके थे 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2023, तो 31 दिसंबर 2023 वाला क्वार्टर है। अगर आप देखोगे तो इन्हें क्वार्टर एंडेड, 9 मंथ्स एंडेड, ईयर एंडेड, इन्हें ये जो देना पड़ रहा है बेटा ये उनका पीएनएल है। अगर आप ये देखोगे ये पीएनएल जो है ये क्या इसमें जो प्रेजेंटेशन ये करी हुई है, जो भी पीरियड्स दिखाए गए हैं, क्या ये एएस 25 के हिसाब से कि सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से? क्या ये एएस 25 के हिसाब से सेबी रेगुलेशन? सर एएस 25 ने तो कुछ और बोला था, पीएनएल में जो दिखाना है 3 महीने, 9 महीने, पिछले साल का, यहाँ तो बहुत सारा दिखा दिया। तो यहाँ तो आपके पास में बेसिकली 9 मंथ्स एंडेड भी पिछले इस साल का, पिछले साल का दिखा रहा है। चलो ये तो समझ आते हैं। यहाँ देखो इस बार का 3 महीने का भी है, फिर पिछले क्वार्टर का भी खत्म होने के बाद है, फिर पिछले साल का भी है, और एक आपके पास पिछले साल का पूरे का भी दे रहा है। तो यहाँ पे तो 3 और 3 6 हो गए, जबकि हमारे पास तो कितने बोले थे? 4 बोले थे पीएनएल, यहाँ 6 हो गए। तो ये किसके हिसाब से है? सही बच्चे बताओ, ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स किसके हिसाब से बताया था ना? ये सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से, ये सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से कि इन्हें इतने पीरियड्स का देना है, इन्हें इतने पीरियड्स का देना है, ये सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से। बात समझे जो चीज आ रही है? हाँ सर एएस 25 का रोल कहाँ आएगा? देखो अभी दिखाता हूं आप लोगों को। पर इसमें जो रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट है, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट जो है वो किसके हिसाब से होगी? सर रिकॉग्निशन मेजरमेंट तो इनको भी एएस 25 के हिसाब से। देखो ये बात लिखी हुई भी है, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है ये अप्रूव करे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कब? 16 जनवरी 24 को। तो क्वार्टर खत्म हुआ, उसके 15 दिन बाद बोर्ड मीटिंग में इसे अप्रूव किया गया, ठीक है ना। एंड ये फाइनेंशियल रिजल्ट देखो क्या लिखे, दीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन एएस नंबर 25 इंटरिम रिपोर्टिंग जो है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो आपके पास रिकॉग्निशन मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स है उसके लिए इन्होंने किसको ही फॉलो किया है? एएस 25 को ही फॉलो किया। वो रिकॉग्निशन मेजरमेंट की चर्चा मैंने कल शुरू तो करी थी आप लोगों के साथ, आज अभी उसे बारीकी में जाएंगे। प्रेजेंटेशन जो डिस्क्लोजर है वो आपके पास इन्हें किसको फॉलो करना है? सेबी रेगुलेशंस को, वो सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से। तो वो जो पीरियड्स है कैसे दिखाना है, कौन कौन से पीरियड का दिखाना है, उसके लिए सेबी रेगुलेशंस है। तो एएस 25 अलग ही है। हाँ ये इंटरिम रिजल्ट्स है, दिस इज नॉट इंटरिम रिपोर्ट, बट रिकॉग्निशन मेजरमेंट के जो प्रिंसिपल्स की मैं आपसे बार बार बात कर रहा था उसके लिए इन्हें भी एएस 25 को ही फॉलो करना पड़ रहा है, उनके लिए इन्हें भी एएस 25 को फॉलो करना। तो वो आपको मैंने एकदम बिल्कुल जो बात आपको बताई थी वो आपके समक्ष आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये इंटरिम रिजल्ट्स है, हमारा स्टैंडर्ड इंटरिम रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो आपको एक क्लियर डिमार्केशन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, मैंने आप लोगों के साथ में फिर कुछ और भी चर्चा चालू कर दी थी। मैंने क्या चर्चा चालू करी थी? मैंने कहा था देखो भैया ऐसा है, भैया ऐसा है कि हमारे पास में बात आती है रिकॉग्निशन मेजरमेंट को लेके। भाई आइटम्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, किस वैल्यू पे दिखाना है, तो उसको लेकर, और वो इंटरिम रिजल्ट हो या इंटरिम रिपोर्ट हो, दोनों पे एएस 25 ही बता रहा है। हमें कहते हैं आपका एक साल है, मान लो आपका पीरियड जो है वो 3 महीने का है, कोई भी आपको एकदम से कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इस दौरान में लॉस हुआ या गेन हुआ, डिविडेंड की इनकम मिली कोई, क्या आप ये कह सकते हो तो बहुत ज्यादा अमाउंट है यार, ऐसा करता हूं मैं इसे ना अगले क्वार्टर्स में डेफर कर देता हूं। क्या कोई एकदम से कोई चीज हुई उस पर्टिकुलर पीरियड में, इंटरिम पीरियड में, क्या वो बहुत एबनॉर्मल आइटम है या वो मान लीजिए अमाउंट ज्यादा है कम है, तो क्या आप उसे ओवर द पीरियड डेफर कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। हमें बड़ी सिंपल सी बात कहता है जो जिस पीरियड का खर्चा है, जो जिस पीरियड की इनकम है वो उसी पीरियड में आएगी। जो जिस पीरियड का खर्चा है, जो जिस पीरियड की इनकम है वो उसी पीरियड में आएगी। तो हमारे पास हम डेफर नहीं कर सकते। मान लो इस समय डिविडेंड की इनकम आई, हम डेफर नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हुआ, क्या मैं डेफर कर सकता हूं? द आंसर इज नो। वो इसी पीरियड में रिपोर्ट किया जाएगा। हाँ, जो चीजें आप नॉर्मली साल के एंड में अपना एक्रूअल का कॉन्सेप्ट लगाते हो, भाई प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, उनको आप कर सकते हो, उनको आप कर सकते हो। तो जो प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, उनको आप कर सकते हो। लेट्स से आपको मैं कहता हूं इस दौरान में आपने 9 महीने का रेंट पे कर दिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 9 महीने का रेंट पे कर दिया, भाई है तो 3 महीने का पीरियड, तो 6 महीने का प्रीपेड होगा ना,
भाई वो तो ईयर एंड पे जिस चीज को करते हो, ईयर एंड पे जो नॉर्मल एक्रूअल के हिसाब से करंट ईयर, ये अपने आप में एक पूरा पीरियड है। ये नहीं कह सकते इस क्वार्टर में थोड़ी चीज ज्यादा दिखी है मैं अगले में डाल देता हूं ना, वो नहीं कर सकते। जो जिस पीरियड में एक्रू हुई है, इंकर हुई है, वो उसी पीरियड में डलेगी। सिंपल सी बात है। तो एक बार के लिए मैं इसको पढ़वाता हूं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराता हूं, इसमें हमें और पॉइंट्स भी सीखने हैं। ठीक है, डोंट वरी। अभी मैं आपको 2 पॉइंट बताने जा रहा हूं, इनकम रेवेन्यू वाला है, खर्चे वाला, बड़ा सिंपल सा है। कहता कोई चीज अगर आपके पास सीजनल है, इक्वेशनल है, उसे डेफर नहीं कर सकते। भाई एकदम से आगे इस पीरियड में सीजनल है, भाई आपका धंधा ही सीजनल नेचर का है, तो आप ये तो ना कह सकते हो कि अच्छा इस पीरियड में ये इनकम ज्यादा आई थी क्योंकि सीजनल बिजनेस है हमारा। भाई विंटर वाला है तो विंटर वाला क्वार्टर में तो ऑब्वियसली सेल ज्यादा ही होगी, या खर्चे हो सकता है ज्यादा डले हो। बट मैं ऐसा करता हूं कि अपने पास मैंने इसे डेफर कर देता हूं। कहता नहीं, आप डेफर नहीं कर सकते। रेवेन्यू एज यूजुअल रिकॉग्नाइज होगा जब वो हुआ। एक्रूअल आपके नॉर्मल कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक्सपेंसेस सारे खर्चे लॉसेस जो भी है, जो सीजनल है, इनफ्रीक्वेंट है, उसे डेफर नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट का खर्चा पहले क्वार्टर में ज्यादा कर दिया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा पहले क्वार्टर में ज्यादा कर दिया, मैं कहता हूं ऐसा अच्छा इसका बेनिफिट तो पूरे साल मिलेगा, इसे डेफर कर देता हूं। आंसर इज नो, वो उसी में डलेगा। क्या नॉर्मल कोर्स में एडवर्टीजमेंट के खर्चे को हमने कभी वो किया है कि इस साल में है बेनिफिट और सालों में मिलेगा तो इसे डेफर कर दो? नो, वो जब हुआ तब आपके डलता है। AS26 ने बात क्लियर बोली, भाई अगर आपके पास में हम डेफर नहीं करते, सिंपल सी बात होती है, ठीक है ना। हमारे लिए जैसे वहां पढ़ा था, रिसर्च का खर्चा जो मर्जी लग जाए हमारे पास, ये थोड़ा ना है। इंटेंजिबल एसेट बनता है, कोई चीज है क्रिएट हो रही है, बना रहे हो, तो उसको अपने पास कैपिटलाइज करते हो, मोटाइज करते हो फिर ओवर द पीरियड, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज जब इंकर हुआ, तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो इंकर हुआ। रिकॉर्ड कब करेंगे? जब वो इंकर हुआ, ठीक है ना। अब मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों के साथ में बेटा कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? फिर हम और पॉइंट भी सीखते जाएंगे, सो डोंट वरी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है जरा देखिए मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। क्वेश्चन 1 पे आएंगे, कहता है सिंसियर कॉर्पोरेशन डील करता है एक सीजनल प्रोडक्ट में। तो ऑब्वियसली इनका जो बिजनेस है वो एक सीजनल नेचर का है। जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि किसी क्वार्टर में ज्यादा सेल है, किसी में कम है। जो सेल्स पैटर्न है प्रोडक्ट की, वो क्वार्टर वाइज आपको दे रखी है। पहले क्वार्टर में 10% होती है, सेकंड क्वार्टर में 10% होती है, थर्ड क्वार्टर में ज्यादा सेल है, फोर्थ में फिर थोड़ी सी कम है। तो 100% सेल्स को ऐसे डिवाइड कर दिया। कहता है पहले क्वार्टर का आपको डाटा दिया हुआ है, जो 30 जून को खत्म हुआ था क्वार्टर। उसमें सेल्स थी 80 करोड़ की, और ये खर्चे थे सैलरी, एडवर्टीजमेंट और एडमिन। कहता है जब हम इंटरिम रिपोर्ट बना रहे थे पहले क्वार्टर की, तो सिंसियर कॉर्पोरेशन वांट्स टू डेफर 10 करोड़ एक्सपेंडिचर टू थर्ड क्वार्टर। वो कहते हैं जो हमने इतने सारे खर्चे किए ना इस पीरियड में, मतलब 60 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़ के, इसमें से मैं 10 करोड़ का खर्चा ना थर्ड क्वार्टर में लेके जाना चाहता हूं। थर्ड क्वार्टर में लेके जाना, तो इस आर्ग्यूमेंट पे कि थर्ड क्वार्टर की भैया सेल ज्यादा है तो थर्ड क्वार्टर में ज्यादा खर्चा डलना चाहिए ना। भाई खर्चा है करा इस क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में, मैं कहता हूँ सेल मेरी उस क्वार्टर में ज्यादा। भाई अब लोगों को एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी करते हो आप खर्चे, वो तो पहले करोगे, सेल बाद में होगी। तो वो कह रहा है मैं खर्चा उस क्वार्टर में, कहीं ना कहीं बंदे को लगता है हाँ बात तो सही कह रहा है, सेल उसमें, खर्चा भी उसमें ज्यादा डलना चाहिए, ठीक है ना। कह रहे कंसिडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस एंड खर्चा आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल क्वार्टर्स, कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एंड कमेंट कर दीजिए। तो मुझे बताओ क्या वो डेफर कर सकते हैं? क्या वो डेफर कर सकते हैं? क्या वो 10 करोड़ का खर्चा थर्ड क्वार्टर में लेके जा सकते हैं? फटाफट से बताओ इस आर्गुमेंट में कि थर्ड क्वार्टर में सेल ज्यादा है, इस आर्गुमेंट पे कि थर्ड क्वार्टर में सेल ज्यादा है, फटाफट से बताएंगे। ओह इंटेलिजेंट बच्चे। सर आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। जो जिस पीरियड में खर्चा हुआ है वो उसी पीरियड में डलेगा, हम डेफर नहीं कर सकते, हम डेफर नहीं कर सकते, यही आपको बात समझाई थी। तो हमने यहां पे आंसर क्या लिखना है बेटा? सिंपल सा आंसर है, एज पर AS25 interim financial reporting expenses to be recognized in the period
इन विच दे आर इंकर्ड। भाई जिस पीरियड में खर्चा हुआ है उसी पीरियड में आपके पास डलेगा। सीजनल और ओकेजनल एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी डेफर्ड। हम कोई सीजनल खर्चा है, ओकेजनल खर्चा है, उसे डेफर नहीं कर सकते। तो हमारे पास में करेक्ट कैसे बनेगा बेटा? तो हमारे पास में करेक्ट कैसे बनेगा? देखो जी, वैल्यूज इन करोड़ है, वैल्यूज इन करोड़ है, तो सेल्स 80 आएगी। एक्सपेंसेस में कौन कौन से? सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस है, $60 एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिन एंड सेलिंग आर्ट। तो कितना हो गया टोटल? 72 करोड़। तो कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा? 8 करोड़। तो ये करेक्ट हमारे पास बन गया। सो उसने जो हमसे पूछा था कि कंपनी करना चाहती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? तो ओपिनियन ऑफ कंपनी टू डेफर द एक्सपेंडिचर इज नॉट करेक्ट। तो जो कंपनी का ओपिनियन है कि हम डेफर कर देते हैं खर्चे को, वो सही नहीं है। तो जो कंपनी डेफर करने का सोच रही है बेटा, वो एज यूजुअल कंपनी क्या है? अरे कंपनी क्या होवत है, कंपनी तो हमेशा ही गलत होती है। बिल्कुल सही कहा शिवांजलि जायसवाल ने। कंपनी क्या है? एज यूजुअल गलत है। क्या ये क्वेश्चन हुआ सभी का? क्या ये क्वेश्चन हुआ सभी का? यस सर। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ बेटा, बिल्कुल ना ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क का, ये क्वेश्चन 1 है। एक बार के लिए उसे फटाफट पढ़ देते हैं ताकि मतलब बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। बेटा डाउट फॉर्म में एक बार चेक करवा दूंगा, डोंट वरी डीबी बेटा, वो मैं अब क्लास के बाद ही चेक करवा पाऊंगा बेटा, ठीक है, डोंट वरी। क्वेश्चन 1 अगर आप देखेंगे होमवर्क वाला, मैं इसे अभी इसमें गो थ्रू करता हूँ। एक छोटा सा आईसीआई की तरफ से किसी गलती हुई वो मैं बता दूंगा। सीजनल प्रोडक्ट में डील करते हैं, क्वार्टरली सेल्स पैटर्न आप लोगों को दे रखा है 15%, 15%, 50 और 25। कह रहा है कि पहला क्वार्टर जो आपका हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, वैल्यूज इन करोड़ है, वही चारों चीजें दे रखी है, सेल्स और खर्चे वगैरह। हम जब इंटरिम रिपोर्ट बना रहे थे पहले क्वार्टर की, तो हम 21 करोड़ डेफर करना चाहते हैं थर्ड क्वार्टर में, इस आर्ग्यूमेंट पे कि थर्ड की ज्यादा सेल है तो उसमें ज्यादा खर्चा डालना चाहिए, ठीक है ना। वो कहते हैं और रिजल्ट बता दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो वही दो चीजें पूछिए भाई, सही बता दो और कमेंट कर दो। तो आपने वो सही बता दिया, ये 50 करोड़ की टर्नओवर आ गई, ये इनकम होगी आपके पास, खर्चे आ गए, सैलरीज ये वो करते हुए आपका टोटल आपका प्रॉफिट आ गया। जैसे हमने किया था वैसे ही है। आप उसे अब पूरा शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना चाहते हो बना सकते हो, वरना आप जैसे लिखा है वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास इनकम और एक्सपेंस जो भी है AS 25 के हिसाब से, वो कैसे होगा? जब वो अर्न हुए, इंकर हुए रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो जो आर्ग्यूमेंट है डेफरमेंट करने का, वो टेनेबल नहीं है, वो टेनेबल नहीं है।
क्योंकि ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, हमने यही बात लिखनी है। तो वही आंसर है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम था, मतलब कुछ आप चाहे घर पे दोबारा देख लेना। इस क्वेश्चन में एक जो छोटी सी गलती थी ना, हॉवेवर वो फर्क नहीं डालती, वो एक छोटी सी गलती जो थी ना, वो फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा था। यहाँ पे ना अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चन के अंदर बच्चा थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता है, वो चाहता है मैं गलती निकालूं, तो उसमें एक छोटी सी गलती क्या, फ्लॉ क्या है, इन्होंने जो परसेंटेजेस दी है इनका टोटल 100% नहीं बनता, बस डजंट मैटर एट ऑल। देखो 15 15 30 और 50 80 और 25 105%, तो साल की 105% सेल हो सकती है क्या भाई? सेल तो 100% ही होगी ना। तो आप इसलिए इस क्वेश्चन में क्या करना, लिखा भी आ रहा है डजंट मैटर, आप इसे 20% लिख दो यार अपने लिए, वो किसी को ही 5% कम कर दो, उससे फर्क क्या पड़ता है? डज इट मैटर? नहीं मैटर नहीं करता। मतलब क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वार्टर को लेके उसका बोल रहा है, वो तो वैसे ही बता रहा है, वो तो इसलिए कहानी सुना रहा था। ये ऊपर क्यों लिखता है, वो ये कन्विंस करने के लिए, अच्छा थर्ड क्वार्टर की सेल ज्यादा है, तो वो जो कह रहे हैं ना थर्ड क्वार्टर में खर्चा ज्यादा डालेंगे, तो वो शायद सही लग रहा है, बस वो उसके लिए आपको परसेंटेज देता है। उसमें मैं 45 कर दूं या पहले किसी को 10 कर दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, बस वो थर्ड की ज्यादा दिखाना चाहता है, बस इतनी सी बात है। तो बच्चा अब इसके पीछे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देता है। तो इतना चलता है, तो उसे 20 कर लेना, उसे 20 कर लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए हम लोग ये क्वेश्चन पे चलते, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं 30 जून 2021 को अस्मिता लिमिटेड जो है उसको 2 लाख का नेट लॉस हुआ फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस सेगमेंट। तो एक बिजनेस सेगमेंट को उन्होंने अपना बेचा, तो उसमें ऑब्वियसली लॉस हुआ भाई, एक सेगमेंट अपने बंद कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उसमें 2 लाख का लॉस हुआ। 31 जुलाई को कंपनी ने 60,000 रुपये पे भी करे फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस के, जो कैलेंडर ईयर 2021 के हैं, ठीक है। बताओ इन ट्रांजेक्शन्स को कैसे इंक्लूड किया जाएगा इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम फॉर द 6 मंथ्स इंटरिम पीरियड। हमारा जो पीरियड है वो 6 महीने का है, हमारा जो पीरियड है वो 6 महीने का है, 30 सितंबर तक। तो दो चीजें हैं, क्या मैं टाइमलाइन लेके कर लूं, क्या मैं टाइमलाइन लेके कर लूं, टाइमलाइन लेके बना दो सर, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। तो मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे। देखिए साल उसने कहीं बोला नहीं, अप्रैल टू मार्च, आप जनवरी टू दिसंबर कोई मर्जी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं आपसे कहता हूं कि ये लेट से आपका पीरियड है, हमारे 6 महीने जो है वो आप कोई भी ले लो, अप्रैल टू मार्च ले लो या उससे ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ना। फर्क जो है मेन ये है, ये हमारा पीरियड है, यहाँ इंटरिम पीरियड है 6 मंथ्स, इंटरिम पीरियड है 6 मंथ्स। और क्वेश्चन ने दो बातें बोली है, क्वेश्चन ने दो बातें बोली है। एक बात उसने कही है कि उन्होंने 30 जून को 2 लाख का नेट लॉस हुआ है, और दूसरा उसने बोला है 31 जुलाई को 60,000 का प्रॉपर्टी टैक्स दिया। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स दिया है ये कौन से साल का है, ईयर 2021 का। ये देखो उसने लिखा है ना, ये प्रॉपर्टी टैक्स कौन से पीरियड का है, कैलेंडर ईयर 2021 का। आपसे पूछ रहा है जो 6 महीने का पीरियड हमारा खत्म हो रहा है, इसमें इन चीजों के बारे में बताना है। तो दो चीजें मेरे को सभी बच्चे फटाफट से बताएंगे, क्या जो नेट लॉस है 2 लाख का, क्या वो आगे पीछे कर सकता हूं, क्या जो नेट लॉस है 2 लाख का, क्या वो आगे पीछे कर सकता हूं, या वो इस पीरियड में हुआ है, 6 महीने के बीच में हुआ है, तो वो इसी पीरियड में जाएगा। फटाफट से सही बच्चे बताएंगे। क्या मैं कह सकता हूँ ओ एकदम से बहुत ज्यादा लॉस हो गया इस पीरियड में, ऐसा करता हूँ अभी नहीं, इसे ना थोड़ा पिछले क्वार्टर में डाल देता हूँ, थोड़ा अगले में डाल देता हूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ? सर वो तो डेफर ही नहीं कर सकते, वो तो इसी पीरियड में आएगा।
तो जो लॉस फ्रॉम डिस्पोजल है 2 लाख, हम डेफर नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। एंड टू बी रिकॉग्नाइज कब होगा? इन इंटरिम पीरियड, क्योंकि वो इस दौरान में हुआ है तो इसी दौरान में रिकॉर्ड होगा, इस दौरान में हुआ है तो इसी दौरान में दिखाया जाएगा। ठीक है जी बात? यस सर। अब सवाल उठता है प्रॉपर्टी टैक्स का। अब सवाल उठता है प्रॉपर्टी टैक्स का, तो मुझे बताएंगे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 60,000 पे हमने पे करा था। कितना पे किया था सर? 60,000 था ना? हाँ। तो प्रॉपर्टी टैक्स पे इस दौरान में किया है कैलेंडर ईयर 2021 का, क्या वो इसी 6 महीने में बुक होगा या वो बटेगा? सोच के बताना, वो इसी 6 महीने में होगा कि वो बटेगा? वो कैलेंडर ईयर 2021 का लिखा है सर, वे तो उस पूरे साल का है। इट इज लाइक रेंट पे कर रहा हूं भाई, 12 महीने का किराया इकट्ठे पे कर दिया, ये थोड़ी ना कि सारा भी डाल दूंगा। अभी के महीने तो 6 है, तो अभी जो रिकॉर्ड होगा वो तो 6 महीने का ही होगा। हाँ भाई हाँ, ओहो, ये तो सब पूरे साल का खर्चा है, पूरे साल का है, तो ये तो पीरियड के साथ है ना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एकदम से हुई, एक ही बार हुई। ये है ही पूरे साल का प्रॉपर्टी टैक्स, ये है ही पूरे साल का, ये 12 महीने का है। साफ लिख रहा है कैलेंडर ईयर 2021 का प्रॉपर्टी टैक्स है, तो इस दौरान में तो 6 महीने का ही होगा ना। तो यहां पर में तो 6 मंथ्स का ही तो रिकॉर्ड होगा ना इस दौरान में। तो 6 मंथ्स के हिसाब से कितना बना? 30,000 आधा। अगले 6 महीने का, अगले 3 महीने का कितना होगा? 15,000। वो प्रीपेड खिला दिया जाएगा। प्रीपेड क्यों? वो प्रीपेड क्यों भाई? जिसकी पेमेंट अभी करी है अगले का, पेमेंट अभी करी है अगले क्वार्टर का। अच्छा, और क्योंकि कैलेंडर ईयर 2021 था तो ये पिछले वाले 15 भी पे करे हैं, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस पीरियड है ये। तो ये पिछली बार का 3 महीने का, जो पहले 3 महीने का था वो इस बार पे किया। इस बार का जो 30 है वो तो दिया ही दिया, वो तो इस बार का है। और जो अगले 15,000 दिए वो प्रीपेड है। तो जो हमने टोटल में 60 दिए उसके 3 हिस्से हो गए। 30 इस बार का है, 15 अगली बार का है वो प्रीपेड है, और 15 पिछली बार की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को आपने पे किया। 15 आपने पिछली आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को पे किया, वो आपकी पिछली बार की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी विच यू हैव पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और भाई दिमाग में कुछ जा भी रहा है, बात समझ भी आ रही है, मैं अपने आप से ही तो नहीं लगा हुआ? फटाफट से बताओ, इज दिस क्लियर? सो जो 15 है, जो 15 है, एक 15 हमने अगली बार का जो दिया वो प्रीपेड हो गया, एक 15 पहले 3 महीने का था वो पिछली बार की लायबिलिटी को क्लोज किया गया, और जो 30 है वो तो इस बार का ही है, जो 30 है वो इस बार का ही है। बात समझ आई? यस सर। तो अब यहां पर मैं एक बार के लिए आंसर पढ़ लेते हैं। तो एक तो जनरल बात लिखी हुई है कि भाई अगर एंटरप्राइज प्रिपेयर करती है, प्रेजेंट करती है कंप्लीट सेट अपने इंटरिम रिपोर्ट में, तो जो फॉर्म एंड कंटेंट है वो एनुअल वाला ही लगेगा। मतलब अगर आप कंप्लीट बना रहे हो तो कंप्लीट है, कंडेंस है तो कंडेंस होता है। मेन चीज क्या है? मेन चीज है देखो, रिपोर्ट द इंटायर अमाउंट ऑफ 2 लाख ऑन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट सिंस लॉस इसी दौरान हुआ था। तो लॉस इसी दौरान हुआ था तो वो इसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा। लॉस इसी दौरान हुआ था तो इसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा। ओके, अब आते हैं बात प्रॉपर्टी टैक्स पे। सिंस 60,000 का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कैलेंडर ईयर 2021 का है, तो 30,000 तो इस बार का है, 30,000 तो इस बार का ही है जो 6 महीने का है। 15,000 जनवरी टू मार्च वाले का है, वो पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ पिछले साल का है, वो पिछली बार के 15 पे करे, वो पिछली बार की लायबिलिटी है जो इस बार क्लोज पे करी। और जो बाकी 15 है वो अगले क्वार्टर का है और वो प्रीपेड हो गया। यही मैंने आपको बताया। तो जो 60,000 है उसके तीनों हिस्से हो गए, एक 30 जो इस बार का है, एक 15 जो पिछली बार की लायबिलिटी को इस बार पे किया, एक 15 है जो अगली बार का दिया वो प्रीपेड हो गया। ठीक है ना? तो 30 जो है वो एक्सपेंस फॉर 6 मंथ्स है, 15 जो था वो पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, और जो बाकी 15 है वो प्रीपेड है, बाकी 15 जो है वो प्रीपेड है।
ठीक है ना। आई थिंक इट नाउ इज, ये आपके पास बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल आपके पास में क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई है हमारे पास? इज दिस ओके? इज दिस ओके? यस सर, ये ओके है। चलिए अब आएंगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक आसान क्वेश्चन है, पर मैं बोलूंगा मतलब पूरे टॉपिक के अंदर में जो एक मतलब एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें पॉइंट्स है काफी सारे, अच्छा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन काफी आसान है। कुछ नए पॉइंट भी सीखेंगे, बट जो चीजें सीख चुके पहले उनको अप्लाई करते हैं, पहले उनको अप्लाई करते हैं। सो आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है अंतर्वर्ती लिमिटेड ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया बिफोर टैक्स 4 लाख रुपए का फॉर दी थर्ड क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 21। तो हमारा तीसरा क्वार्टर है जो कि 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो एक तरीके से यू कैन से कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहे हैं। ट्रीटमेंट बतानी है एस 25 की, तो आपको ना 6 पॉइंट लिखे ए से लेके एफ तक। कह रहे एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दीजिए इस क्वार्टर का। तो हमें क्या करना है, ध्यान सुनिए। उसने एक हमें स्टार्टिंग पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया 4 लाख। 6 पॉइंट्स में कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ हो सकता है पॉइंट ठीक हो, कुछ आपको कहानी सुनाएगा। हमने देखना है कि उससे थर्ड क्वार्टर के प्रॉफिट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ प्लस या माइनस तो नहीं होना, उसमें कुछ प्लस या माइनस तो नहीं होना, हमें उसकी चर्चा करनी है, हमें उसकी चर्चा करनी है। तो लिखा हुआ सारा आंसर है, बट मैं आपके साथ में क्या करूंगा, मैं आपको समझाने के लिए बेटा क्या करता हूं, यहां पे एक बार के लिए ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो गिवन है, आप नोट करना चाहते कर सकते हैं। इसमें तो कुछ चीजें मैं आपको चाहूंगा कि आप नोट कर लीजिएगा। ये 4 है। अब हमने पॉइंट बाय पॉइंट चलना है, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा, मतलब जो पहले ही हो सकते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे। प्लीज इस क्वेश्चन को मेरे साथ आराम से समझना, चाहे समय ज्यादा लग जाए। कहते हैं डिविडेंड इनकम ना 4 लाख रुपए की हमें रिसीव हुई थी ड्यूरिंग द क्वार्टर, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1 लाख ओनली। कहते हैं जी ऐसा है, आपके इस क्वार्टर में ही आपको 4 लाख का डिविडेंड मिला। ओके, आपने कहा देखिए जी हम तो क्वार्टर का बना रहे हैं, तो हमने बोला ऐसा इसे हौले हौले रिकॉर्ड कर लेते 4 क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर का 1 लाख बना, इस क्वार्टर का 1 लाख बना। तो मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछना चाहूंगा, सही और गलत, सही और गलत, तो मुझे बताओ गलत और सही के हिसाब से इन्होंने गलत क्या किया? सर गलत में इन्होंने 1 लाख ऐड किया है, इन्होंने 1 लाख ऐड किया, 1 लाख तो ऐड करा ही इनकम। मुझे बताओ इन्हें करना कितना चाहिए था? अरे सर क्वार्टर के हिसाब से उतना ही करना चाहिए। नहीं भाई, जो जिस पीरियड की इनकम है, जो जिस पीरियड का खर्चा उसी में आएगा। तो इन्हें क्या करना चाहिए था? 4 लाख की इनकम अभी करनी चाहिए थी, तो इनको पूरा 4 लाख ऐड करना चाहिए था। करना कितना चाहिए था? पूरा 4 लाख। करा कितना? मात्र 1 लाख। करा कितना? 1 लाख। करना कितना चाहिए था? पूरा 4 लाख, क्योंकि जो जिस पीरियड की इनकम उसी में आएगी ना, जो जिस पीरियड की इनकम है वो उसी पीरियड में आएगी। तो मैं क्या करूंगा, तो अपने पास में मैं यहां पे बस पता क्या करता जाता हूं आप लोगों के लिए, पॉइंट का रेफरेंस देता रहता हूं। मैंने यहां गलत और सही भी लिखता जाऊंगा, वही मैं यहां पे भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे वहां पे लिखा वही है, तो 1 लाख और होना चाहिए था 4 लाख, तो हम 3 लाख और ऐड कर देंगे। तो डिविडेंड इनकम टू बी रिकॉग्नाइज, सिंपल है, पॉइंट वही है, डिविडेंड इनकम टू बी रिकॉग्नाइज। अगर आप कहेंगे तो ये देखो वो आपके पास यही है, 4 लाख गिवन है, डिविडेंड इनकम कितनी और ऐड कर दी? 3 लाख। डिविडेंड इनकम कितनी ऐड कर दी? 3 लाख, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट पे आएंगे, अगले पॉइंट पे आएंगे। कहता है 80% ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस रुपीज 15 लाख incurred in the third quarter has been deferred to the fourth quarter as sales in the last quarter is high। तो मुझे बताना है आप लोगों ने हमने क्या किया और क्या करना चाहिए था, ध्यान से सोचेंगे। उसने बेटा मुझे बोला कि हमारी ना एक्चुअली में हुआ क्या कि टोटल सेल्स प्रमोशन का एडवर्टीजमेंट वगैरह का जो खर्चा 15 लाख है,
हमने उसमें से 80% खर्चा, इस क्वार्टर में 15 लाख हुआ, उसका 80% खर्चा हमने क्या किया, हमने बोला अच्छा चौथे क्वार्टर में पा देते हैं, क्योंकि उस पीरियड की सेल ज्यादा है। तो 80% कितना बना, 15 का 80% बना 12 लाख। तो एक्चुअली हमने 3 लाख ही माइनस किया, हमने एक्चुअली में सिर्फ 3 लाख का खर्चा डाला। भाई मैंने तो 20% डाला ना, क्योंकि मैंने बोला भाई 80% तो मैं डेफर कर देता हूं। आपके पास में मैंने 20% डाला, 80% डेफर कर देता हूं। मुझे डालना कितना चाहिए था, क्या मैं बोल सकता हूं कि मुझे जो डालना चाहिए था पूरा आपके पास में 15 ही डालना चाहिए? हाँ, क्योंकि भाई आप डेफर नहीं कर सकते, तो आपको माइनस करना चाहिए था पूरा 15 लाख। आपने माइनस किया सिर्फ 3 लाख। माइनस करना चाहिए था आपके पास में पूरा 15 लाख, आपने माइनस सिर्फ कितना किया मेरे प्यारे बच्चों, 3 लाख, क्योंकि आपने 12 लाख जो 80% हिस्सा है वो आगे ले गए, तो उसको भी तो अभी डालेंगे, उसको भी तो अभी डालेंगे। तो क्या होगा सर, 12 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे। माइनस होना चाहिए था 15, माइनस हुआ सिर्फ 3। माइनस होना चाहिए था 15, माइनस किया सिर्फ 3, तो 12 और माइनस करेंगे, हम डेफर नहीं कर सकते, हम डेफर नहीं कर सकते, तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर -12। बात क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है। बेटा किसी पॉइंट में अगर लगेगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, प्लीज ध्यान से। मतलब इस क्वेश्चन में ही हमारे सबसे ज्यादा पॉइंट है, ऐसे 2-3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। एक हमने पिछला किया, एक इसमें है, तो इसको मेरे साथ में आराम से अगर समझ जाएंगे आपको कंफ्यूजन नहीं। थर्ड पॉइंट पे हम बाद में आते हैं, सी पॉइंट पे हम बाद में आएंगे, अभी डी पे आ जाओ पहले। कहते हैं 2 लाख एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन है जो रिसीव हुआ थर्ड क्वार्टर में, हमने उसे इक्वली बांट दिया टू द थर्ड एंड द फोर्थ क्वार्टर। ओह, तो यहां पर देखते हैं गलत और सही क्या हुआ। बेटा कहते हैं हमें 2 लाख का कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन हुआ, हमने क्या किया, अरे भाई एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हमने बोला अच्छा ऐसा है यार, इसे ना दोनों क्वार्टर बचे हुए जो है थर्ड और फोर्थ बराबर बराबर बांट देते हैं, क्यों इस क्वार्टर में डालूंगा। तो मैंने क्या किया, 2 लाख को आधा किया, इक्वली 2 क्वार्टर में बांटा ना, तो 1 लाख की इनकम ले ली। लेनी कितनी चाहिए थी सर, पूरी 2 लाख की, जो जिस पीरियड की उसी में आएगी। आप डेफर थोड़ी ना कर सकते, यू कैन नॉट डेफर इट। आपको लेना पूरा 2 लाख चाहिए था, आपको लेना पूरा 2 लाख चाहिए था, आपने सिर्फ 1 लाख लिया, तो भाई बाकी 1 लाख को ऐड करो ना। अरे भाई बाकी 1 लाख को ऐड करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख को और इनकम बनाना पड़ेगा, 1 लाख को और इनकम बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बना ही रखी है भाई, बराबर बांटने से एक तो बना ही रखी है, 2 में से एक तो बना रखी है, हमने पूरी 2 बनानी थी, हमने पूरी 2 बनानी थी, तो 1 लाख और ऐड करेंगे, तो 1 लाख और ऐड करेंगे। तो यहां पर मैं पॉइंट नंबर डी, हमने गलती करी है, +1 लाख, सही करना चाहिए था +2 लाख, तो 1 लाख और ऐड करना चाहिए, 1 लाख और ऐड होगा, वो इसी क्वार्टर में होगा, इसी पीरियड में होगा, तो 1 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन 1 लाख आपका ऐड होगा, ठीक है जी, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है अगेन वो हम बाद में करेंगे डिस्कस, ई पॉइंट, एफ पे आएंगे पहले, सी और ई रह जाएंगे मेरे, उसके लिए मेरे को आपको चर्चा करनी पड़ेगी कुछ, तो पहले एफ पे आ जाओ। कहते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट थी फर्स्ट क्वार्टर में, रिजल्टेड इन गेन ऑफ ₹20 लाख। कहता हमने एक इन्वेस्टमेंट फर्स्ट क्वार्टर में बेची थी। सर हम तो थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, सुनो तो पहले कहानी तो सुन लो। कंपनी ने इसे बराबर बांटा है चारों क्वार्टर्स में, है मतलब, ध्यान सुनो, देखो जी हमारा साल है, हाँ सर हमारा साल है, हमारे साल के 4 टुकड़े हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। एक्चुअली में क्या हुआ, हमने जो इन्वेस्टमेंट बेची थी उसमें हमें प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में हुआ था 20 लाख, तो 20 लाख वो इस क्वार्टर में ऐड होना चाहिए था, भाई जिस क्वार्टर में हुआ उसमें करेंगे। हमने क्या किया, हमने उसको 4 बराबर बांट दिया हिस्सों में चारों क्वार्टर में, तो हमने तो 5-5 लाख की इनकम रिकॉर्ड करी हुई है,
ये हुआ है। अब मैं कौन से क्वार्टर को डील कर रहा हूं? सर हमारा क्वेश्चन में जो क्वार्टर है वो Q3 है, ये ध्यान से देखना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्ड क्वार्टर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्ड क्वार्टर। अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। भाई इनकम थी 20 लाख की फर्स्ट क्वार्टर की, हमने क्या किया, उसे 4 क्वार्टर में 5-5 लाख बांट दिया। तो इफ आई टॉक अबाउट गलत और सही को लेके, तो हमने 5 लाख की इनकम रिकॉर्ड करी हुई अभी इस क्वार्टर में, जबकि करना कुछ नहीं चाहिए था, शून्य। भाई करना तो कुछ, वो तो Q1 की है, वो Q1 की इनकम है, तो Q1 में ही पूरी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो सही मायने में कोई इनकम नहीं आनी चाहिए थी। हमने 5 लाख की इनकम रिकॉर्ड करी हुई है भाई, क्योंकि हमने तो 20 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना। हमने 20 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हमने तो 5-5 लाख की इनकम चारों क्वार्टर में बांट दी, जबकि आनी इस क्वार्टर में थोड़ा चाहिए थी। वी आर टॉकिंग अबाउट Q3। अगर मैं यही Q1 होता तो मैं 15 और ऐड करता। समझो ध्यान से, अगर मैं यही Q1 की रिपोर्टिंग कर रहा होता तो 15 ऐड करता, फिर मैं बोलते यार 20 करनी थी 5 करी है तो 15 और ऐड करो। हम Q3 की बात कर रहे हैं, तो Q3 में आनी ही नहीं चाहिए थी, पर डाली है 5 की, तो इसलिए आपके पास में वो आ जाएगा। तो गलती करी है, 5 लाख ऐड करा है, करना कुछ नहीं चाहिए था, तो 5 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा। तो यहां पर मैं टिक कर देता हूं, ये रहा 5। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओकेजनल गेन को डेफर नहीं करते तो 5 माइनस हो जाएगा। क्या यहां तक सभी पॉइंट चारों क्लियर है? क्या मेरे पॉइंट नंबर A, B, D और F क्लियर है? सही बच्चों को सोच के बताएंगे। हाँ जी, सभी बच्चे मुझे कंफर्म करेंगे वेदर अवर पॉइंट नंबर, जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, क्या एब्सोल्युटली क्लियर है? मैंने सही गलत करके पूरा प्रॉपरली बेटा आपको समझाया है, तो होपफुली ये चारों के चारों पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। नाउ मूविंग फर्दर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं कुछ पॉइंट्स को लेके कुछ पॉइंट्स को लेके। तो मेरे साथ जरा सुन लीजिएगा पहले बेटा। अगर हमारे पास में मान लीजिए एक साल है और उसके 4 हिस्से हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। हमारे अकाउंट्स में हमने AS नंबर 5 किया था बेटा, विच टॉक्स अबाउट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। उसमें आप ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीखते थे। फिर आपके पास में जो है हम लोग बात करते थे अबाउट दी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रायर पीरियड आइटम वगैरह। रजा बेटा मैं सिर्फ Q3 की बात कर रहा हूं, तो मैं Q3 की बात करूंगा ना बेटा। आप क्यों बाकी की सोच रहे हैं? आपको सिर्फ Q3 का सही देखना है। आप अभी ये मत बोलो कि मैं प्रायर पीरियड कर, वो सेपरेट बात है। मैं अभी सिर्फ Q3 की बात करूंगा तो Q3 की बात करूंगा ना बेटा। हाँ जी, अब मैं इस पे आता हूं बेटा। मैं यहां पर एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। मैं कहता हूं 2 चीजें होती है जो हम AS5 में सीखते थे। एक होता है बेटा चेंज इन एस्टिमेट, एक होता है चेंज इन एस्टिमेट। चेंज इन एस्टिमेट एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से बोलूं, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ठीक है। और चीज बोल सकते हैं चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड हो सकता है। डेप्शन मेथड का चेंज भी याद होगा, AS10 बोलता था कि हमें वो भी चेंज इन एस्टिमेट ही है, चेंज इन एस्टिमेट ही है, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो एस्टिमेट में चेंज हो रहा है। डेप्शन मेथड है, यूजफुल लाइफ चेंज हुई, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या चेंज इन एस्टिमेट है। नौ मेरी बात को समझना। हम कहते हैं कि मान लीजिए आपने इस क्वार्टर में कोई चीज आपने प्रोविजन बनाई। मान लो आपने कहा कि मैं 2% प्रोविजन बनाता हूं, ठीक है। जब आप इस क्वार्टर में गए तो आपने कहा अच्छा जी अब मैंने 5% बनानी है। भाई मेरे कोई Q1 में जो डेटर थे उसके ऊपर 2% प्रोविजन बनाई। Q2 में जो डेटर बचे मैं कहता हूं 5% बनानी। अब सवाल ये उठ के आया, क्या मेरी जो शॉर्टफॉल की प्रोविजन है Q1 वाली, क्या उसका इफेक्ट भी Q2 में होगा? भाई क्योंकि मैंने Q1 में प्रोविजन कम बनाई ना, 2% ही बनाई। Q1 में मैंने प्रोविजन 2% बनाई, Q2 से मैंने बोला मैं प्रोविजन अपनी चेंज करना चाहता हूं, मैं बढ़ाना चाहता हूं।
तो अब Q2 के पीरियड में Q2 का जो है वो तो आएगा ही, क्या Q1 का डिफरेंस भी आएगा? तो वो कहता है द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। कहता है अगर चेंज इन एस्टीमेट है, अगर चेंज इन एस्टीमेट है तो आप टिल डेट तक वाले को करेक्ट करेंगे, मतलब आप Q1 प्लस Q2 का इफेक्ट लेंगे इस वाले में। कहता है अगर चेंज इन एस्टीमेट हो रहा है, बदलाव आपके अनुमान में हो रहा है, बदलाव आपके अनुमान में हो रहा है, तो उस केस के अंदर में आप अपनी किताबें टिल डेट तक को सही करेंगे, टिल डेट तक को सही करेंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो यहां पे एक है वो कहता है अगर चेंज इन पॉलिसी है, एग्जाम्पल जैसे हमने बोला था चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, भाई पहले फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, बाद में वेटेड एवरेज फॉलो करना शुरू किया, भाई पहले फीफो है फिर वेटेड एवरेज किया है, पहले वेटेड एवरेज है फिर फीफो है, जो भी है, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में जा रहे हैं हम अपने पास AS10 के हिसाब से, जो भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो रहा है। तो आपने Q1 में कुछ करा, Q2 में आपके जाके चेंज किया। अब सवाल उठ के आता है Q2 के अंदर में जब हम करेंगे तो क्या Q1 वाले का भी इफेक्ट लेंगे? तो कहता है ध्यान से सुनिए, कहता है यहां पर जो आपने लेना है इफेक्ट वो सिर्फ Q2 का लेना है, Q1 वाले का इफेक्ट नहीं लेना, वो Q1 की किताबों को आप रेक्टिफाई करेंगे। मतलब आप Q2 के अंदर में सिर्फ Q2 का ही लेंगे, उस पीरियड का ही लेंगे, क्योंकि पॉलिसी में बदलाव है। तो पॉलिसी के चेंज में आप लोग अपने पास ये नहीं कहेंगे कि हम अपने पास इसमें ही इसी पीरियड के अंदर में टिल डेट तक को करेक्ट करेंगे, हम इस पीरियड में सिर्फ इस पीरियड का ही लेंगे, इस पीरियड में इस पीरियड का ही लेंगे। तो ये वाले में चेंज इन पॉलिसी में फॉर द पीरियड ही लेना है, नॉट टिल डेट। टिल डेट तक की करेक्शन नहीं करनी है, सिर्फ उस पीरियड की ही करनी, बस जो इस पीरियड का इफेक्ट है सिर्फ वही लेना है। पिछली बार का है वो पिछली में ही हो रहा होगा, वो पिछले को ही रेक्टिफाई किया जाएगा। इस बार वाले में सिर्फ इस बार के बदलाव का चेंज आएगा। एस्टीमेट में क्या टिल डेट तक का इफेक्ट इसी में डाल देंगे, क्यूमुलेटिव है, इसमें ओनली फॉर द पीरियड है। तो चेंज इन पॉलिसी में ओनली उसी पीरियड का डालना है, चेंज इन एस्टीमेट में टिल डेट तक का करेक्ट करना है, बस इतने से पॉइंट को याद रखना है। तो मैं एक बार के लिए अभी क्वेश्चन पे भी जाऊंगा, सो डोंट वरी, क्वेश्चन पे भी जाऊंगा, मैं पहले इस पॉइंट को एक बार के लिए आपको मार्क करा दूं। तो बेटा चेंज इन अकाउंटिंग अगर एस्टीमेट हो रहा है, अनुमान में चेंज हो रहा है, तो कहता है अगर कोई भी चेंज आपका ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड हुआ तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट फुल्ली कंसीडर होगा। फुल्ली का मतलब है टिल डेट, उस पीरियड में फुल्ली का मतलब है टिल डेट, पूरा कंसीडर होगा। बट अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट सिर्फ क्या होगा, रिलेटिंग टू इंटरिम पीरियड ही होगा, उस पीरियड से जितना जुड़ा हुआ है उसी का इफेक्ट उसमें कंसीडर होगा, उस पीरियड का जो इफेक्ट है उसी का कंसीडर होगा, अकाउंटिंग एस्टीमेट में पूरा कंसीडर होगा। सर इसका प्लीज एक बार क्वेश्चन से कराइए ताकि हमें और बेटर क्लैरिटी मिल जाए। तो जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसको एक बार के लिए हम देख लेते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर में जो बचे हुए पॉइंट्स है वो इसी से रिलेटेड है, आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, विल गो स्लो, डोंट वरी, विल गो स्लो, हम आराम से समझेंगे। तो पहले आपके पास में जो है, पहले आपके पास में लेट अस सी पॉइंट नंबर जो आपका सी है, पॉइंट नंबर सी जो है वो कहता है, पॉइंट नंबर सी में क्या बोल रहा है, कहते हैं तीसरे क्वार्टर में कंपनी ने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया फ्रॉम WDV टू SLM। तो डेप्शन मेथड चेंज किया विच इज एक्चुअली चेंज इन एस्टीमेट, इट इज चेंज इन एस्टीमेट, जिससे एक्सेस डेप्रिसिएशन हमारी बन रही है 12 लाख की। कहता है इंटायर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द थर्ड क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर का हिस्सा सिर्फ 3 लाख है। कहता है हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया जिससे एक्सेस जो डेप्रिसिएशन आपकी बनती है वो 12 लाख बनती है, जो आपको और खर्चा 12 लाख का पुट करना है। कहते वैसे हमारे हिसाब से शायद इस क्वार्टर का जो हिस्सा 3 लाख हमने पूरा डाल दिया। तो मैं ये पहले बताओ, चेंज इन पॉलिसी की चेंज इन एस्टीमेट है सर, डेप्शन मेथड चेंज होना इज चेंज इन एस्टीमेट,
दिस इज चेंज इन अनुमान, चेंज इन एस्टिमेट। तो चेंज इन एस्टिमेट में क्या बोला था, चेंज इन एस्टिमेट में क्या बोला है सर, पूरा डलेगा, सर पूरा डलेगा, सिर्फ उस पीरियड का थोड़ा डलेगा। ओके, तो मुझे बताओ इसके हिसाब से तो गलत और सही के हिसाब से तो फिर क्या है, कुछ है ही नहीं। सही बात है, क्योंकि माइनस होना चाहिए था, पूरा 12 ही डलना चाहिए था, डला भी पूरा 12 ही है, तो सही हो गया ना, कोई इफेक्ट ही नहीं है। भाई डलना पूरा ही चाहिए था 12, डाला भी पूरा ही 12 है, डाला भी पूरा ही 12 है, डलना भी 12 ही चाहिए था। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ इस क्वार्टर में सिर्फ इस क्वार्टर का हिस्सा डालूंगा, क्योंकि अभी तो बोला अगर चेंज इन एस्टिमेट है, चेंज इन एस्टिमेट तो पूरा डलेगा, सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि उस पीरियड का डलेगा। तो ये तो सही कर दिया। ओहो सर, ऐसा भी होता है कि कई बार का एंटिटी सही कर देती है। हाँ भाई, तुम्हारे सामने एंटिटी ने सही कर दिया, तुम्हारे सामने है एंटिटी ने सही कर दिया, ये तो बढ़िया बात हो गई सर, एंटिटी ने सही कर दिया। हाँ एंटिटी ने सही कर दिया, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। करेक्टली डन। तो इसका कुछ नहीं करने का, इसका कुछ नहीं करने का। तो आप देखो तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपका चेंज इन मेथड का कुछ नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए लास्ट पॉइंट जो हमारा, एक पॉइंट जो बचा इस क्वेश्चन का, उस पर आओ। क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपके पास में जो है में चेंज हो रहा है, जैसे मैंने अभी बोला फीफो से ली आपका वेटेड एवरेज वगैरह है जो भी है, तो ये क्या होता है सर, चेंज इन पॉलिसी होवत है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होवत है, ठीक है ना। ये रिकॉर्ड किया इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 3 लाख, टोटल क्यूमुलेटिव लॉस रिकॉर्ड करा 3 लाख का थर्ड क्वार्टर में, इसमें से 1 लाख रिलेट करते हैं पिछले क्वार्टर्स का। सर टिल डेट रिकॉर्ड करना चाहिए कि सिर्फ उसी पीरियड का रिकॉर्ड करना चाहिए? अरे अभी तो बताया चेंज इन पॉलिसी में क्या करना है सर, चेंज इन पॉलिसी के अंदर में तो सिंपल सी बात आपने बोली थी कि अगर चेंज इन पॉलिसी है तो उस केस के अंदर में सिर्फ उसी पीरियड का डलेगा। अब हमारे 3 लाख के लॉस में से वो कहता है 1 लाख का तो पिछले क्वार्टर का है, तो इस क्वार्टर का कितना है 2 लाख, तो हमें कितना माइनस करना चाहिए था 2, हमने कितना कर दिया पूरा 3। भाई हमने कितना माइनस कर दिया, पूरा 3 डाल दिया। डालना कितना चाहिए था, सिर्फ इसी पीरियड का जो 2 है। डालना कितना था आपके पास में, सिर्फ जो आपके पास इस पीरियड का है जो कि 2 है। डाल कितना दिया, पूरा 3। तो हमारे पास गलत और सही की बात हो जाती है। तो गलती से पूरा 3 माइनस कर दिया, करना चाहिए था सिर्फ 2 जो इस पीरियड का है। गलती से 3 पूरा माइनस कर दिया, करना चाहिए था सिर्फ 2 माइनस। बात समझ आई? क्योंकि इस पीरियड का सिर्फ 2 है, इस पीरियड का सिर्फ 2 लाख का लॉस है, तो इस पीरियड का सिर्फ 2 ही माइनस होना चाहिए था, हमने पूरा 3 माइनस कर दिया, हमने पूरा 3 माइनस कर दिया। तो यहां पर मैं माइनस करना चाहिए था 3 लाख, मतलब करना चाहिए था माइनस 2 लाख, कर 3 दिया, तो हम 1 को ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो यही आपके पास देखिए करा हुआ है। क्यूमुलेटिव लॉस ड्यू टू चेंज शुड बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जो जिस पीरियड का है उसी में डलेगा, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिए, हमारा फाइनल आंसर -8 आ रहा है, क्या हमारा भी -8 आ रहा है भैया? -8 विल बी करेक्ट प्रॉफिट। तो -8 विल बी फाइनल आंसर। मैंने 2 बार लिख दिया हर चीज को, वैसे ही मन कर रहा था, मैं वहां पे भी दिखा दिया, यहाँ पे भी सॉल्व कर दिया, जरूरत नहीं था, ठीक है ना।
बेटा थर्ड पॉइंट के अंदर उसने सिर्फ ये बोला है कि आपके पास रजा बेटा कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करा जा रहा है, जिसके अंदर उसने अपनी तरफ से एक बात बोली कि एक्सेस डेप्रिसिएशन का पॉइंट लेके आया। फॉर योर नॉलेज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेक्निकली आपके पास में थर्ड पॉइंट के अंदर एक छोटा सा फ्लॉ है, क्योंकि ये चीज पहले हुआ करती थी। मैं एक बार थोड़ा क्लैरिटी करना चाहता हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर वो क्वेश्चन देता है तो मेरे को बताना पड़ता है वो। मैं क्वेश्चन खत्म करने के बाद और एक अगले क्वेश्चन में भी ऐसा पॉइंट आएगा, तो मैं वो क्लियर कर देता हूं। जब हमने AS10 पढ़ा था, तो AS10 आपको बोलता था कि अगर आप डेप्शन का मेथड चेंज करते हो तो उस केस के अंदर जो उसका इफेक्ट होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है। मतलब आज अगर मैंने ये सोचा कि भैया मैं WDV से स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो मैं आने वाले सालों की डेप्शन चेंज करूंगा नए मेथड के, पुराने की कुछ नहीं करूंगा। ठीक है ना, मतलब मैं वैसे आपसे बात करना चाहता हूं, है वो चेंज इन एस्टिमेट। ठीक है, अब यहां पे वो एक फिगर दे देता है कि भाई हमने मेथड चेंज किया, डेप्शन एक्सेस डेप्शन निकल गया। भाई व्हाट इज एक्सेस? भाई डाउटफुल डेट्स वगैरह में तो चलो प्रोविजन की बात समझ आती है कि भाई आपने पहले 2 बना रहे थे 5 बना रहे हो, वो बात समझ आती है। यहां पर मैं जब डेप्शन की बात करते हैं वो कहता है एक्सेस डेप्शन निकल गया। भाई वो हमें कंप्यूट ही नहीं करनी होती, पर चलो वो दे रहा है, तो हमारे को तो वो इतनी सी बात बस लेके चल रहा है भाई, क्योंकि वो एस्टिमेट है तो हम तो उसका टिल डेट का इफेक्ट अपने पास में कंसीडर कर लेंगे। तो अभी चेंज कर रहा है वो अभी तक का एक्सेस निकाल रहा है ना, आगे का तो ना कर देगा, वो अभी तक का कर रहा है। वो एक तरीके से साल के बिगनिंग से लेके अब तक का इफेक्ट ले रहा है, जिसके अंदर में हम अभी में पूरा ही ले लेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे वो क्वार्टर बाय क्वार्टर डिवाइड करोगे आप उसको, नहीं, हम अभी में पूरा ले लेंगे। तो जो एक्सेस का मतलब क्या है कि और डेप्शन जो चार्ज करनी है, मतलब आपने कम डेप्शन चार्ज करी, आपको और डेप्शन चार्ज करनी है, तो उसके हिसाब से आपके पास में, मैं एज पर दी क्वेश्चन कि हमारा जो एटलीस्ट स्टैंडर्ड बोलते हैं उन्होंने उतनी बात को रखा, AS25 की बात को रखा, बट AS10 की धजियां उड़ा दी। मतलब पॉइंट नंबर C में ICAI ने क्या करा, AS25 की बात को तो रखा कि चेंज इन एस्टिमेट है तो पूरा ही टिल डेट का इफेक्ट उसी में लेंगे, बट कंप्यूटेशन पार्ट से अगर मैं जाऊं तो AS10 की उन्होंने धजियां उड़ा दी कि AS10 को कंप्लाई करने की बात है। AS10 क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहता कि आप पुरानी से निकालो, एक्सेस डेप्शन शॉर्ट डेप्शन ऐसे कुछ नहीं निकालते। वो 2000 आई थिंक 15-16 से पहले होता था कि जब आप रिट्रोस्पेक्टिवली करते थे और फिर इफेक्ट लिया करते थे, बाइफरकेट करते थे, वो बातें तब होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब तो जिस डेट से चेंज करते हो उस डेट से होता है एज पर AS नंबर 10। ठीक है ना, क्योंकि वो चेंज इन एस्टिमेट है। तो ये आपके पास सिंस वो दे रहा है तो उन्होंने एटलीस्ट, हमने AS25 को देखते हुए AS25 की ही बात करी, तो एटलीस्ट हमने बोला अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हो रहा है, तो भाई अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हो रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, टिल डेट तक का इफेक्ट उसी में लेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई उस क्वार्टर का जितना बनता है, जैसे मैंने अभी लिया था, टिल डेट तक का लेंगे, तो वो उसी पॉइंट को लेके है बात। ठीक है ना, तो आपका पूरा जो बनता है वो 12 बनता है, तो हमारे पास में हम 12 ही डालेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम उसे बांट देंगे 4 क्वार्टर्स में, हम पूरा इसी में डालेंगे, टिल डेट तक का इफेक्ट इसी में लेंगे। तो उतनी बात है, वो सही किया था। अच्छा जी, अब इसके बाद आएंगे एक ऐसा ही और क्वेश्चन है, फिर हम कुछ और चर्चाएं करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स और सीख लेंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन 4 पे आएंगे। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन कहता है अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड का नेट प्रॉफिट है 7,20,000 का फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। अब वो कह रहा है कि 7,20,000 का प्रॉफिट इन 3 चीजों को कंसीडर करने के बाद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमें ऑब्वियसली इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ के ये बताना है कि सही इनकम कितनी है। तो कहता है पहला पॉइंट, ध्यान से, बैड डेट्स 40,000 के इंकर हुए इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में 40,000 का लोगों ने हमारा पैसा मारा, मना कर दिया, डूब गया। कह रहा है 50% बैड डेट हमने डेफर कर दिया अगले क्वार्टर में। ओ हो, हमने कहा तीसरा क्वार्टर है, 50,000 का 40,000 का बैड डेट हो गया, ऐसा करते हैं इसको ना आधा आधा बांट देते, आधा इस क्वार्टर में आधा अगले क्वार्टर में। क्या ऐसा कर सकते हो? सर नहीं कर सकते, हमें तो पूरे का पूरा 40 डालना चाहिए था। तो सही मायने में पूरा 40 का नुकसान डलना चाहिए। उन्होंने क्या किया, सिर्फ 20 को ही डाला। तो 20 और डालो भाई, 20,000 और डालो। आप डेफर तो ना कर सकते, आप ये तो ना कह सकते हो बैड डेट का लॉस हुआ मैं तो ओवर द 2 पीरियड्स बांट दूंगा। तो आपको 20 माइनस और करना पड़ेगा।
20 माइनस और करना पड़ेगा जी। आप इसे ये नहीं कह सकते कि मैं आधा आधा कर दूंगा, ठीक है जी। तो आपको 20 माइनस और करना पड़ेगा। अगला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हुए 35,000 का इनकम ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन फुल्ली रिकॉग्नाइज इन दिस क्वार्टर। ओहो, कह रहे जी हमारे पास में 35,000 का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हुआ इस क्वार्टर में, हमने पूरा ही डाल दिया इसमें। सर ऐसे थोड़ी ना करते, हम तो उसे हौले हौले करके डालेंगे। बोलो, कहो ना, कहो तो। क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको अपने पास में पूरे का पूरा डाल देंगे? उसे पूरे का पूरा डाल दिया। अरे सर सही कर दिया, इट इज करेक्टली डन, नथिंग टू बी डन। उसने बिल्कुल सही किया, हमें कुछ नहीं करना, पूरा ही तो डालना था, सही तो किया भाई, पूरा ही तो डालना था, सही तो किया है, इसमें क्या लफड़ा है? ठीक है ना, तो बिल्कुल सही किया उसने, पूरा ही तो डालना था तो पूरा ही डाला है, उसमें क्या दिक्कत है। चलो अगला, additional depreciation of 45,000 resulting from change in method of depreciation charge of depreciation assuming 45,000 is the charge for third quarter only। अब इसमें तो मैं क्या ही बोलूं, कह रहे 45,000 के एडिशनल डेप्रिसिएशन है क्योंकि हमने मेथड चेंज किया है, और 45,000 ही इसी का बनता है। अरे भाई चाहे पिछली का बनता होगा, वो इसमें टिल डेट ही आना है, तो टिल डेट ही 45 है, उसने 45 ही डाला है। अब वो इस पीरियड का बोल दो, टिल डेट बोल दो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने बोला 45 डाला, 45 ही है तो डाल तो दिया, फिर क्या करना है भाई? 45 की बनता है, 45 ही डाला है तो ठीक तो डाला है, इसमें क्या लफड़ा है? इस पीरियड का 45 है, बोल दो टिल डेट 45 है, क्योंकि अलग से नहीं बोला ना कि भाई इस पीरियड का 45 है, टोटल टिल डेट 1,00,000 था, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। कह रहे 45 इस पीरियड का है, टिल डेट भी 45 है, और हमने डाला भी 45 ही है, तो सही किया है, सही किया है, सही किया। तो हमारे पास में ये भी सही कर दिया। बस करना क्या है, 20,000 माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट कितना हो गया? ₹7,00,000। करेक्ट कितना हो गया? 7,00,000। फर्स्ट वाला कोई और निकम्मे अकाउंटेंट बीच में आगोश ने क्या होगा, सेकंड और थर्ड सही है। अब थर्ड वाले में फिर से बोलूंगा, उन्होंने AS 10 की धज्जियां उड़ाई, वो अलग बात है। हाँ, AS 25 को सही रखा, वो अलग बात है। मतलब AS 10 को नहीं फॉलो किया, वो अलग बात है। मैं पिछले में समझा के हटा हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एडिशनल डेप्शन प्लान डिमकाना, ठीक है, तो वो आपके पास बात है। तो इन दिस केस क्वार्टरली इनकम नॉट करेक्टली कंप्यूटेड, तो यहाँ पे 20,000 जो वो डिडक्ट करना चाहिए था, ठीक है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस को आपके पास सही किया, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी AS 25 के हिसाब से है, तो इन दोनों की तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो क्वार्टरली इनकम कितनी रिपोर्ट होगी? 7,00,000। तो 2 पॉइंट सही किए, उनका कुछ नहीं करना। आपको ऐसा नहीं बेटा पैराग्राफ में लिखना, तीनों को तोड़ दो ना, कि बस फर्स्ट केस के अंदर में 40,000 का खर्चा डालना चाहिए तो उन्होंने 20 डाला है, तो 20,000 मोर टू बी डिडक्टेड। सेकंड पॉइंट में रिकॉग्नाइजिंग फुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस इज करेक्ट। थर्ड पॉइंट का एडिशनल डेप्रिसिएशन करेक्ट, और लास्ट में वो, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पैराग्राफ में लिखो, आप इसे जैसे पॉइंट लिखे वैसे वैसे अपना 1 लाइन में देके लास्ट आंसर लिख दो। जो बात वो लिखी हुई है उन्होंने पैराग्राफ में, उसे आपको ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में लिखना, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको पैराग्राफ में ही लिखना, ठीक है ना। चलो, क्या ये बात क्लियर हुई हमारी? क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर, ये बात हमारी क्लियर हो गई, ये बात हमारी क्लियर हो गई। चलो, अब मैं अगले पॉइंट पे बढ़ सकता हूँ किसी एक, मैंने क्या और पॉइंट डिस्कस करना है आपके साथ, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ सर करिए, क्यों नहीं करेंगे आप, बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल करिए। तो बेटा हम ये अपने पास बात करना चाहते हैं एक छोटा सा, ध्यान सुनते जाना।
मैं कहता हूं मेरा साल है 1 अप्रैल 24, खत्म हो रहा है 31 मार्च 25। आज पता चल जाएगा किस बच्चे को एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है। अब हम एक टैक्स के पॉइंट को लेके बात करना चाहते हैं। किसको लेके? एक टैक्स के पॉइंट को लेके बात करना चाहते हैं। मैं कहता हूं मैंने इसे 2 ही पीरियड्स में बांटा। मैं 4 पीरियड्स की बात नहीं करता, मैं 2 ही पीरियड्स की बात करता हूं। तो एक पीरियड 1 है, एक पीरियड 2 है, ठीक है ना? एक पीरियड 1 है, एक पीरियड 2 है। मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि ऐसा है भैया, हम अपने पास में जो है पहले पीरियड 1 की अपनी इनकम कंप्यूट करेंगे। भाई इनकम कंप्यूट करोगे तो टैक्स भी तो माइनस करोगे। जो इनकम होगी, आपका प्रॉफिट होगा, उस इनकम में से क्या करोगे? जो भी वैल्यू होगी उसमें से क्या माइनस करोगे? टैक्स माइनस होगा, फिर ही तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करोगे तो ही टैक्स आएगा। ओके, अभी सही बच्चे मुझे बता दो, क्योंकि तुम बच्चे तो ज्ञानी हो, मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं। सभी बच्चे मुझे इस साल के स्लैब रेट्स बता दो भैया, इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स बता दीजिए सही बच्चे मुझे, इंडिविजुअल के, न्यू रिजीम के। हाँ सर, ये भी जीवन में लफड़ा है एक हमारा टैक्स के अंदर में। आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब असेसमेंट ईयर 25-26। ओ सर, आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर अगर होता है तो उसका अगले साल को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। हाँ बेटा, गलती से मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो आपके पास फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 के न्यू रिजीम के टैक्स रेट क्या है, स्लैब रेट्स। चलो पता चल जाएगा कितने बच्चों को याद है। पता चल जाएगा कितने बच्चों को याद है। सर 0 से 3 लाख तक नील है। ओहो बहुत बढ़िया। फिर सर फिर 5% था, फिर 10 था, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 30 है। ओहो धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा 25 नहीं है? ओह नहीं है सर, नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास कितने का फर्क है? सर इस बार बढ़ा दिया था, वो 3 से 7 लाख तक ले गए थे। फिर कितना है? 7 से 9 है कि 7 से 10 है? सर 7 से 10 है, फिर 10 से 12 है, फिर 12 से 15 है, फिर मोर देन 15 है। ठीक लिखा है? ठीक लिखा है? हाँ सर ठीक लिखा है आपने। चलो अभी जरा मेरी बात मुद्दे पे आओ, अब तुम छोड़ दो ये जो मर्जी, ये तुम्हें क्वेश्चन देगा मेरे स्टैंडर्ड के अंदर में, क्वेश्चन देगा तो डोंट वरी। मतलब ऐसे तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूं। चलो मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। मैं कहता हूं यार, जब मैंने ना पहला क्वार्टर हुआ ना, पहला क्वार्टर नहीं बोलूंगा मैं, पीरियड बोल देता हूं, क्योंकि मैंने 4 हिस्सों की बजाय मैंने 2 हिस्सों में बांटा। ध्यान सुनते रहो। हम ये कहते हैं कि यार मेरे को ना एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे को ना पहले पीरियड में 12 लाख की इनकम हुई और अगले पीरियड में 8 लाख की इनकम हुई। पहले पीरियड में 12 लाख की इनकम हुई है, मतलब फाइनल जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, सब कुछ करने के बाद, और अगले में 8 लाख का हुआ है। तो मुझे बताओ, पहले वाले में प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 12 लाख है, अगले वाले में 8 लाख है। तो जब पहले पीरियड में आपके पास में 12 लाख है, तो मुझे बताओ उस दौरान का टैक्स कितना बनेगा? उस दौरान का टैक्स कितना बनेगा? सर इसमें क्या दिक्कत है, 12 लाख का है। ओहो, तो 12 लाख के अंदर में हमें अपनी स्लैब चालू करी, तो इस वाले में पीरियड 1 के दौरान में अगर मेरी इनकम 12 लाख है
तो 0 से 3 लाख तक नील हो गया, फिर 3 से 7 लाख तक था तो 10% है, तो वो कितना बन गया, 4 लाख पे 10%, 40,000 बन गया, ठीक है ना। फिर 7 लाख से 10% तक, आपके 10 लाख तक कितना था, 10% था, तो 3 लाख पे ये 5% था, सॉरी ये 5% था, तो ये 20,000 बना। कहते हैं 3 लाख पे 10%, ये 30,000 हुआ, ठीक है। फिर 10 से 12 लाख पे 15% हुआ, तो ये 30,000 हो गया, तो हमारा 80,000 का टैक्स आ गया। तो हमारे पास में 80,000 का टैक्स माइनस कर दिया हमने, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगा 11-20, ठीक है बात। अब जब मैं अगले पीरियड में गया, जब अगले पीरियड में गया तो 8 लाख की इनकम आई, साल एक ही है ना, साल तो एक ही है। अब 12 लाख तक हो चुका है, अब अगले में स्लैब आगे जा रही है वो, तो अब 12 से 15 लाख तक 20% है, तो हमारे पास में कितना बनेगा, 3 लाख का 20%, 60,000, और एक्सेस 15 से ऊपर जितना है 30%। अब ये मत कह देना प्लीज, इतना तो मैं हाथ जोड़ूंगा तुम्हारे को, नलायकों की कमी नहीं होनी चाहिए क्लास में। ये मत कह देना कि सर स्लैब रेट फिर से चालू कर दूंगा, प्लीज माफी दे देना मुझे अगर किसी ने ऐसी बात करी। तो अगले 5 लाख हुए ना, 8 लाख है ना, 8 में से आपका 3 यहां यूज हो गया, 5 ये यूज हो गया, तो 5 लाख का 30% कितना हो गया, 1.5 लाख, तो 2,10,000 बन गया। मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज की बात करना चाहता हूं, क्या मैंने स्लैब रेट सही लगाए, जसी सर ने सही पढ़ाया है मुझे भी, क्या मैंने स्लैब रेट सही लगाए हैं, हाँ सर आपने स्लैब रेट सही लगाया बिल्कुल। भाई ऑब्वियसली पहले 6 महीने के अंदर में स्लैब चल रही थी, और फिर अगले आपके पास जैसे जैसे है वैसे आपने कर दिया। बात अब इतनी सी आती है एक छोटी सी, वो कहता है यार देखिए ये ना बड़ा एक डिस्टॉर्शन सा हो रहा है, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, हंसी मजाक खत्म, कमिंग टू द मेन पॉइंट। वो कहते हैं कि बड़ा डिस्टॉर्शन सी चीज हो रही है। डिस्टॉर्शन किस चीज का हो रहा है, कह रहा है ऐसा है, प्लीज समझने की कोशिश करना। कहते हैं तुमने पहले पीरियड में 12 लाख कमाया, तुम्हारा टैक्स देखो कितना कम है, तुमने 8 लाख कमाया, तुम्हारा टैक्स इतना ज्यादा हो गया। भाई साल तो एक ही है ये, जिसमें तुम्हारा 12 और 8 कमाया तुमने। भाई तुम्हारे पास सेस को इग्नोर कर दे यार, अब सेस वगैरह बाकी चीजें इग्नोर कर दो, मुद्दे पे आओ। सेस भी लगेगा 4%, ना मुझे पता है, छोड़ दो अभी, फिर बोलेंगे सर सर चार्ज प्लाना डिमका ने इतने से ज्यादा ही है, वो अभी छोड़ दो उस बारी बातों को, ठीक है। मेन मुद्दे पे आ जाओ जरा। अब हमारे पास जो मेन मुद्दा है वो क्या कहता है, स्टैंडर्ड एक बड़ी लॉजिकल सी बात करता है, स्टैंडर्ड एक बड़ी लॉजिकल सी बात करता है। स्टैंडर्ड कहता है यार ऐसा है, ये जो तुमने किया ना कि तुम स्टार्टिंग से कर गए, इससे तो होगा क्या, इससे तो होगा क्या, अगर इंडिविजुअल का केस है तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल क्वार्टर्स में टैक्स कम ही बनेगा। कमिंग टू द पॉइंट, इनिशियल क्वार्टर्स में तो टैक्स कम ही बनेगा, बाद के क्वार्टर में टैक्स बढ़ जाएगा। भाई तुम हौले हौले स्लैब से चल रहे हो, तो इनिशियल क्वार्टर में टैक्स कम बनेगा, बाद के क्वार्टर में बढ़ जाएगा, तो ये तो गलत बात हो गई ना भाई, ये तो गलत बात हो गई। तो ऐसा है, वो कहता है कि तुमने क्या करना है, तुमने अपनी तुमने अपनी पूरे साल की इनकम, फुल ईयर इनकम को एस्टिमेट करना है।
तुमने अपने पूरे साल की इनकम को इनिशियली ही एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। पूरे साल की इनकम को आपने एस्टिमेट करना है। मैं कहता हूं आपका एस्टिमेट एक्चुअल सब सेम है, अभी के लिए हम उसमें नहीं जाते ना, वो रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूं मैं पूरे साल की इनकम कितनी एस्टिमेट कर रहा हूं, 12 + 8 20 लाख। बारह प्लस 8 20 लाख। कहते हैं पूरे साल का इस 20 लाख पे टैक्स निकालो, कितना बनेगा सर? 80 ये था, 210 ये था, तो 290 बन रहा है टैक्स। भाई तुम्हारा 20 लाख की अगर इनकम पूरे साल की होती है तो तुम्हारा 2,90,000 ही टैक्स बनता, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अभी। भाई 20 लाख की अगर इनकम है तो तुम्हारे पास टैक्स कितना बनेगा, 290। तो कहता है आप क्या करो, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालिए। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालिए मींस 2,90,000 टैक्स 20 लाख की इनकम पे एज अ परसेंटेज कितना बनता है, मींस 2,90,000 20 लाख की इनकम मींस 14.5% टैक्स। तो तुम एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालिए और आपने क्या करना है, उस एवरेज रेट को अप्लाई कर देना है ओवर द पीरियड्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्यूट द full year tax on your estimated income and find out the average rate, and now apply that average rate on this so that वो इनकम के ऊपर बने, क्योंकि अदरवाइज जो आ रहा है वो डिस्टॉर्शन हो रहा है, वरना इनिशियल पीरियड का कम हो जाएगा, बाद के पीरियड का ज्यादा हो जाएगा, तो गलत बात होगी ना एक बार के लिए, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो तुम क्या करोगे, पूरे साल की इनकम पे पूरे साल का टैक्स निकालोगे एंड आप एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स कंप्यूट करेंगे और वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आप अप्लाई कर देंगे। तो आप 12 लाख के ऊपर 14.5% यहां 174 करेंगे माइनस, और यहां 8 लाख के ऊपर 1,16,000 करेंगे। बात समझे? तो हमें स्टैंडर्ड ने क्या बोला, आप वेटेड एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे। स्टैंडर्ड ने क्या बोला, वेटेड एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे और वो ओवर द पीरियड डाल देंगे और वो ओवर द पीरियड अप्लाई करा जाएगा। सो दिस इज अवर मेन पॉइंट जो यहां पे सीखने वाला है। उसने बोला नहीं तो वो गलत हो रहा है, नहीं तो वो गलत हो रहा है। देखो कंपनी वगैरह केस में बोलूं तो वहां पे लफड़ा कम है क्योंकि सेम ही रेट है, मान लो 25% रेट है, एक्सेप्शनल सर ऑलवेज। तो भाई वो आपको तो यहाँ क्वेश्चन देगा, मैं अगर सिंपल बोलूंगा आपके यहाँ के स्टैंडर्ड में क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन लिखेगा टैक्स रेट क्या है, सो प्लीज घबराना नहीं है। क्वेश्चन पूरी स्लैब वगैरह सब लिख के देगा, आपको कोई नॉलेज नहीं जानना चाहता आपकी टैक्स की नॉलेज क्या। बेटा एस्टीमेट है, बाद में जाके अगर क्वार्टर्स में जाके चेंज हो गया तो तब करेक्शन कर दोगे आप। इनिशियली आप एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालोगे ऑन द इनिशियल एस्टीमेट, उससे करोगे, बाद में जाके हो जाएगा तो आप उसे करेक्ट कर दोगे। है तो ये एस्टीमेट ही, तो चेंज इन एस्टीमेट का क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे दोगे। अभी तो पढ़ा ना, चेंज इन एस्टीमेट का क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे दोगे। तो जिस क्वार्टर में जाके अगर आपका एस्टीमेट चेंज हुआ तो उससे आपका टैक्स रेट एवरेज चेंज आया, तो अब उस क्वार्टर के एंड में जाके वो टिल डेट तक को ठीक कर दोगे, टिल डेट तक को ठीक कर दोगे, ठीक है ना। तो वो चीज है ऑब्वियसली बेटा, क्वार्टर बाय क्वार्टर चेंज कर सकता है, मैं मना ही नहीं कर रहा है यार, वो चेंज इन एस्टीमेट अभी तो पॉइंट सिखा चुका हूं, अब मैं उस पर थोड़ा छोड़ना चाहूंगा। मेन मैंने बस तुम्हारे को ये बात बतानी थी, तुम ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं वो स्लैब रेट दे रहा है तो आप बोलोगे इनिशियल में इनिशियल स्लैब का हिस्सा लगेगा, अगले में अगले का लगेगा। आप पूरे साल की पे पूरे साल का लगा के एक एवरेज रेट निकालोगे और वो एवरेज रेट ओवर द पीरियड अप्लाई कर दोगे। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में अगर चेंज होगा तो वो चेंज इन एस्टीमेट का इफेक्ट आपको क्यूमुलेटिव टिल डेट तक का दे दोगे, वो तो हम पीछे पॉइंट बता ही चुका हूं आपको। अगर कल को जाके Q2 Q3 वगैरह में कोई चेंज आता है तो आप अपने पास में उसको चेंज कर देंगे फिर अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, आप अकॉर्डिंगली उसे चेंज कर देंगे। क्या बात क्लियर हुई? इवन आप लोगों को मैं अगर बोलना चाहूं तो कहीं ना कहीं यही सेम चीज के हिसाब से जो सेक्शन 192 के अंदर में टीडीएस काटा जाता है ऑन सैलरी, वो इसी तरीके से काटने को कहा जाता है। मतलब जब कोई कंपनी में एम्प्लॉइज काम करते हैं, एंटिटी में काम करते हैं, तो वो जो सैलरी पर्सन है उसको स्लैब रेट लग रहा है, अल्टीमेटली उसकी पूरे साल की इनकम पे क्या होता है,
वो एंटिटी को बोला जाता है कि तुमने क्या करना है, टीडीएस काटना है। टीडीएस काटने के सेक्शन से, पर सैलरी के अंदर तो सीधा भैया तुम्हारा जो टैक्स बनता है। अब अगर आप ये बोलोगे फिर तो क्या होगा, अगर सैलरी महीने की बंदे की 1.5 लाख की सैलरी है तो पहले तो कुछ क्वार्टर्स में टैक्स ही नहीं कटेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो पूरे साल की इनकम को उसके एस्टिमेट किया जाता है, उसको कितनी तनख्वाह पे हमने रखा हुआ है, उसके पूरे साल का टैक्स असेस किया जाता है और उस पूरे टैक्स को 12 महीने में बांटा जाता है। यही आपका सेक्शन 192 में सैलरी को जब टीडीएस काटने की बात होती है तो वो यही बोलता है हमारे पास, वो यही करने को कहता है। समझे बात को? तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनिशियल में कम बाद में ज्यादा या ऐसे कर दूंगा। मैं हर पे अलग अलग लगा रहा हूँ। मेरे लिए मैं पूरे साल का एस्टिमेट करूंगा और उसके हिसाब से एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालूंगा और उससे आपके पास करा जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर, ये बात हमें क्लियर हुई। तो यहां पर मैं हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, वो कहता है एंटिटी शुड मेक द बेस्ट एस्टिमेट फॉर प्रोविजन एट द एंड ऑफ ईच इंटरिम पीरियड। और कैलकुलेट क्या करेंगे, क्या लिखा है, वेटेड एवरेज टैक्स रेट फॉर द फुल ईयर एंड अप्लाई दिस रेट फॉर द इंटरिम पीरियड। हम पूरे साल का अपने पास पे टैक्स रेट निकालेंगे पूरे साल का, और वो अप्लाई करेंगे उस पीरियड पे, वो अप्लाई करेंगे उस पीरियड में। ठीक है ना भाई? जो भी प्रोविजन है आपके पास में, कोई भी प्रोविजन है, नॉर्मली कोई भी प्रोविजन है उसका बेस्ट एस्टिमेट करेंगे भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटा है, प्रोविजन कोई भी और आ रहा है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है उसका, वो तो नॉर्मल है। जो टैक्स वाली है उसके लिए क्या बोला गया स्पेशली, आप वेटेड एवरेज रेट निकालिए पूरे साल का और उस रेट को अप्लाई करिए। नॉर्मल ऑब्वियसली कोई भी प्रोविजन है उससे तो आप जैसे भी कर रहे हैं वैसे करेंगे। टैक्स वाले के लिए क्या बोला, वेटेड एवरेज रेट लेंगे ताकि वो सही चले। इसको लेके मेरे पास एक दो क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, 2 नहीं, पहले थर्ड देखेंगे, पहले थर्ड देखेंगे, 2 पे बाद में आएंगे। थर्ड देखेंगे, कहता है एंटरप्राइज ने रिपोर्ट करी क्वार्टरली एस्टिमेट्स एन एनुअल इनकम ऑफ ₹10 लाख। एज्यूम टैक्स रेट्स फर्स्ट 5 लाख पे 30% है, अगली बैलेंस इनकम पे 40% है। ये हमारा स्लैब है। अब ये क्वेश्चन दे रहा है, इस पे डिबेट नहीं करना किसका क्या, छोड़ दो, एग्जिस्ट करता नहीं करता। स्लैब रेट क्या दी है, पहले 5 लाख पे 30% टैक्स है, बाकी बचे हुए पे 40 है। एस्टिमेटेड क्वार्टरली इनकम कितनी है, 75,000, 2.5 लाख, 375, 3 लाख। टैक्स एक्सपेंस बता दो हर क्वार्टर में कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, टैक्स एक्सपेंस बता दीजिए। तो उसने क्या वैल्यूज लिखी एक बार के लिए, यहां क्वेश्चन आपको देगा बेटा पूरे स्लैब रेट। तो टैक्स रेट्स क्या है, फर्स्ट 5 लाख पे 30%, एक्सेस पे 40%। ठीक है जी। हमारे पास में हमारी इनकम कितनी बनती है, 75, 250, 375 और 3 लाख। टोटल इनकम कितनी है, टोटल एस्टिमेटेड इनकम कितनी है बेटा, 10 लाख। तो टैक्स कितना बनेगा, 0 to 5 लाख, 5 लाख पे 30%, 1.5 लाख। और 5 लाख से 10 लाख है टोटल, तो एक्सेस 5 लाख पे 40%।
2 लाख। तो आपके पास में पूरे साल का जो टैक्स है वो बनता है 3.5 लाख। तो वेटेड एवरेज रेट कितना है? 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। %35। बेटा ये 35% जो आ रहा है ये ऐसे ही निकालना है। बच्चा क्या सोच सकता है मैं बता देता हूँ। बच्चा कहता है मैं 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकता हूँ। द आंसर इज नो, वो बाय चांस है, क्योंकि वो 5 लाख और 5 लाख ही हो रहा है, और वो 30 और 40 है। तो वो अगर हो भी 11 लाख होती फिर तो 6 लाख का 40% करते ना, फिर थोड़ी ना 35 आता। तो प्लीज सिंपल एवरेज थोड़ा ना बोला, जो स्लैब जो रेट्स दिए उनका सिंपल एवरेज कर दो। अरे भाई वेटेड एवरेज बोला है, टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम। जल्दबाजी में बच्चा बोलता है मैं शॉर्टकट लगा देता हूँ, भाई वो इसी में लग सकता है, ऐसा थोड़ा ना हमेशा लग जाएगा। अभी तो एग्जांपल लिया तुम्हारे सामने, ये तो ना था 0, 5, 10, 15, 25 सबका एवरेज लगा दिया हमने, डिवाइड बाय 6 कर दिया वो आ गया नहीं। तो प्लीज ऐसी गलती मत करे। तुम्हारे पास में हम कितना कितना बनेगा 35%। पहले का कितना बना 26,250। बच्चों ने बताया हुआ मेरे को, एक बार चेक कर लेना, मैं उसी को लिख रहा हूँ, मैं खुद नहीं कंप्यूट करा। चेक कर लीजिए क्या यही आ रहा है सभी का, क्या यही आ रहा है सभी का? हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन हो गया सभी का? क्या ये क्वेश्चन हो गया सभी का? यस सर। सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड होता है 30 सितंबर को। हमारा अकाउंट्स के अंदर में साल खत्म होता है 30 सितंबर को, और वो रिपोर्ट्स क्वार्टरली बनाते हैं। हाँ, टैक्स के लिए जो साल खत्म होता है वो तो 31 मार्च को होता है भैया। वहां तो साल अप्रैल टू मार्च है, अकाउंट्स के अंदर में हमने सितंबर तक का रखा हुआ है साल। अकाउंटिंग ईयर अब हमारा अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक का। क्वार्टरली इनकम उसने बता दी 200 200 200 200 करके है चारों क्वार्टर की, तो 800 करोड़ है। कहता है एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 20 है, एंड फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 22 30% है। टैक्स एक्सपेंस बताओ हर क्वार्टर का। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा गलती करने की सोचता है तो उस गलती से बचना है। हमारा बेटा जो अकाउंट्स के अंदर में ईयर है, 1 अक्टूबर 20 को शुरू हो रहा है, 30 सितंबर 21 को खत्म हो रहा है, और उसे 4 हिस्सों में बांटा गया। और हमने कितनी कितनी इनकम एस्टिमेट करी है? 200 200 करोड़। कहता है ये तो हमारा अकाउंट्स है। कहता है इनकम टैक्स के अंदर में हमारा साल अलग अलग है। इनकम टैक्स के अंदर में हमारा फाइनेंशियल ईयर एक है, ये वाला कौन सा बनेगा साल आपके पास में? 2020-21।
और ये बन रहा है अलग से 21-22। इनकम टैक्स में अलग अलग साल है, अप्रैल टू मार्च है, ठीक है। इस दौरान का जो टैक्स का रेट है हमारा एवरेज वो 20% है, और अगले वाले का 30% है। अब सवाल उठ के आया कि जब मैं अपना टैक्स बताना है क्वार्टर्स का, तो यहां पर मैं 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, पे क्या रेट लगेगा? कहता है बड़ी सिंपल सी बात सुनो, कह रहा है आपने एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाना है जो उस पीरियड का है, यही बोला ना आपने। तो सर वो तो गिवन है, उसने बता तो दिया कि इस पीरियड के लिए गिवन है 20%, ये एवरेज रेट ही है, और इस पीरियड के लिए एवरेज रेट 30% है। भाई वो तो टैक्स के हिसाब से एवरेज रेट निकाल के दे रहे हैं, तो 20 और 30 ही लगेगा जो उसने दे दिया। अब ये ना बोलना कि हमारे अकाउंट्स के हिसाब से पूरे साल की इनकम लो और आप 20 और 30 अपने पास लगाओ तो 25 निकल के आ जाएगा यहाँ पे। नो 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 नो, भाई साल ही अलग अलग हो गए, तो टैक्स का साल अलग अलग है, तो जो टैक्स के एवरेज रेट है वही लगेंगे ना। तो आपका 20% लगना है पहले दो में जो एवरेज रेट है, और 30% लगना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आसान हो गया। हमें क्या लग रहा था कि क्वेश्चन हमारे को कॉम्प्लिकेट करेगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं, क्वेश्चन आसान है, सब लिख के दे रहा है, वो दे ही रहा है। उसने लिखा है कि एवरेज रेट है ये उन सालों के एवरेज रेट है, तो वही लगाने हैं, और वो निकाल के दे रहा है। हाँ वो निकालने पड़ते बात अलग थी, भाई उस साल का स्लैब देता, फलाना देता, आपको इनकम देता, मैं वो निकाल के दे रहा है कि उस साल का मेरा एवरेज रेट इतना इतना है, तो वो ही लगेगा। अब उस साल में से मेरे इस पीरियड में जोन जोन सा ईयर पीरियड कवर हो रहे हैं वो हो गए। अब मान लो 2 क्वार्टर इस बार के कवर हो गए, 2 अगली के कवर हो गए। ऐसा भी हो सकता था एक इस बार का होता, 3 अगली के होते, वो तो मेरा अकाउंट्स का ईयर है। लगना क्या है? टैक्स का एवरेज रेट। लगना क्या है? टैक्स का एवरेज रेट, बस ये बात हो रही है। तो यहां उसने मुझे दिया वही है। लो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। मतलब क्वेश्चन एक्चुअली में सरल निकला, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, वो सरल ही निकला। हमें लग रहा था कि वो कॉम्प्लिकेट कर देगा, वो कॉम्प्लिकेट था ही नहीं, वो तो आसान हो गया। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? फटाफट से बताएंगे। हाँ जी, इसी में मैं एक और पॉइंट का क्वेश्चन यहां पे नहीं लिखा हुआ पर एमसीक्यूज में क्योंकि है, तो इसलिए मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ। वैसे तो एमसीक्यूज की चलो सॉल्यूशन वीडियोस भी आप लोगों के पास में है, बट मैं एक छोटा सा और एक्स्ट्रा एक आपके पास में केस डिस्कस कर देता हूँ। मैं कहता हूं टैक्स वाला ही है एक पॉइंट छोटा सा, क्योंकि वो आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, फिर हम बची हुई बातें कर लेंगे। ये हमारे पास में ईयर है बेटा, मान लीजिए 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25।
हमारे को वो कहता है कि जो टैक्स के स्लैब रेट्स है वो आपको 0 से 2 लाख तक 10% या चलो 20%, और 2 लाख से ऊपर है 30%। सिंपल। ठीक है जी। हर्ष बेटा बाद में इमोशनल होना, अभी पहले टॉपिक कर लेते हैं, अभी बड़ा है समय। इमोशनल बाद में होना, डोंट वरी डोंट वरी, आई एम हियर ओनली फॉर फ्यू मोर डेज, सो डोंट वरी। अभी आज आखिरी क्लास नहीं है, डोंट गेट इमोशनल, ठीक है? अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, 0 से 2 लाख का था 20% है, और 2 लाख से ज्यादा आपका 30% है। हम ये कहते हैं कि आपके पास में फर्स्ट पीरियड में आप लोग इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 लाख की, या चलो 5 लाख की। यहां आपने 1 लाख का लॉस एक्सपेक्ट किया, यहां आपने 1 लाख का लॉस एक्सपेक्ट किया, और यहां आपने 1 लाख का लॉस एक्सपेक्ट किया। मतलब पहले क्वार्टर में 5 लाख की इनकम की उम्मीद कर रहे हैं, अगले तीनों क्वार्टर में आप लोग क्या कर रहे हैं? 1-1 लाख का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1-1 लाख का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। या मैं अगली स्लैब रेट का फायदा उठा लूं? ये लो, अगली स्लैब रेट का फायदा उठाने के लिए मैंने 7 लाख लिख दिया। लो अब मैं ये कहता हूं, ध्यान सुनिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एस्टिमेटेड इनकम है मेरी। अब मेरे को बताओ पूरे साल की एस्टिमेटेड इनकम कितनी है, टोटल कितनी है? सर टोटल एस्टिमेटेड है 7 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, तो कितना हो गया? 3 गया तो 4 लाख। पूरे साल का टैक्स कितना बनेगा? 0 से 2 लाख पे 40,000, एक्सेस ऑफ 2 लाख कितना हो गया? 2 लाख का 30%, 60,000। यही सिखाया है तो घबराइए मत। तो आपका टैक्स कितना बना? 1 लाख। तो एवरेज रेट कितना आ गया? एवरेज रेट आ जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 25%। एवरेज रेट कितना आ गया? 25%। वो इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि वो 4 लाख था ना, तो उसे 20 और 30 का एवरेज ही आ गया। वो 26, 27, 28 भी आ सकता था, कोई भी हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन इनकम मेरी कितनी बन रही है। करना तो यही था ना। अब आप क्या करोगे? आप वही करोगे जो आपको सिखाया। आप क्या करोगे? हर बार 25% से ही मल्टीप्लाई करोगे। मतलब कितना कितना रिपोर्ट होगा? तो पहले क्वार्टर में 175 टैक्स माइनस हो रहा होगा, अगले क्वार्टर में 25-25 माइनस में, मतलब वो प्लस हो जाएगा फिर वो। अब बच्चा इसमें क्या सोचता है, मैं अगर बोलूं, बच्चे को लगता है अच्छा लॉस है तो लॉस वाले में नहीं डालेंगे यार, पूरे साल को टुकड़ों में बांटा है तो एवरेज रेट लगाना है। अब उस पर चाहे लॉस है तो लॉस पे 25% होगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ बात? तो मेरे को सिर्फ पॉइंट ये समझाना था कि लॉस होने से प्रॉब्लम और कंफ्यूजन नहीं लेके आनी। लॉस होने से प्रॉब्लम और कंफ्यूजन नहीं लेके आनी, आप लोग प्लीज समझिए। आपके पास में यहां पर में वो अल्टीमेटली क्या, अगर पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस हो रहा था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा था, तो अगले वालों में क्या होगा? लॉस है तो वो टैक्स प्लस हो जाएगा, तो वो लॉस आपका कम हो जाएगा। एज अ कलेक्टिव तो पूरे साल का यही बन रहा है। एज अ कलेक्टिव तो ये कितना ही बन रहा है, देखो ये इतना ही तो बन रहा है।
भाई वो तो हम तोड़ रहे हैं बस ओवर पीरियड, हम उसे तोड़ रहे ओवर द पीरियड। भाई इतना ही बोला है स्टैंडर्ड ने, स्टैंडर्ड ने तो यही बोला है कि पूरे पीरियड का तोड़िए बस, और कुछ नहीं कहा। पूरे पीरियड का एक टैक्स रेट निकालिए, एवरेज रेट टैक्स का निकालिए, और वो अप्लाई कर दीजिए ओवर द डिफरेंट पीरियड्स। भाई इतनी सी बात बोलिए। अब उसमें लॉस है तो लॉस पे मल्टीप्लाई करके दिख जाएगा, प्लस है तो प्लस करके दिख जाएगा, उसमें कोई फर्क की बात नहीं है, करने का तरीका यही है, ठीक है ना। और वो वैसे ही हो रहा है, मतलब ये आपको एक एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, सो प्लीज डोंट वरी फॉर दैट, मतलब वो वैसे सॉल्व भी है, बट जो मैंने सिखाया उसी से करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई मार्को? यस सर। बस मेरी कुछ चीजें बची है, क्या मैं करा के खत्म कर दूं स्टैंडर्ड? 2 क्वेश्चन बचे बेटा, 8th और 9th। हाँ जी। अच्छा, 1-2 छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातें बची है, प्रैक्टिकल वाली हमारी सारी बातें होगी। मेन जो आपको ध्यान रखने वाला था वो खर्चे, इनकम, चेंज इन एस्टिमेट, चेंज इन पॉलिसी वाले क्वेश्चन थे कुछ, एक टैक्स वाले आपके पास थे, ठीक है ना। तो ये है एक आपके पास छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, कंटेंट्स ऑफ आईएफआर। भाई कंटेंट्स का मतलब है क्या क्या चीजें उसमें दिखाई जाती है। तो वो कहता है हमारे पास क्या क्या बन रहा है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो नोट्स, यही चीजें आपके पास आती है। पीरियड्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। कहता है ये कंप्लीट और फुल सेट भी हो सकता है, जैसे एनुअल स्टेटमेंट्स हो सकती है, ठीक है ना भाई। जैसे आपके पास में कंप्लीट सेट बनाते हो पूरा डिटेल्ड में विद प्रॉपर नोट, जो हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखते हैं वैसे बनाओ, या आप कंडेंस बना दो। अगर वो कंप्लीट है तो इंटरिम पीरियड को कंप्लीट पीरियड मान लीजिए और वैसे बना दीजिए, जो कि कोई फॉलो नहीं करता अंटिल अनलेस कोई माले, वैसे कोई फॉलो नहीं करता, मैं वैसे कह रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली समय ज्यादा लगेगा ना, पूरी डिटेल में कौन बनाएगा एक एक चीजें। बट वो आपको कह रहा है कंप्लीट बनाना चाहते हो कंप्लीट बनाओ जैसे बनाते हो, पर वो ऑप्शन दे रहा है कंडेंस। कंडेंस मतलब कम बनाना पड़ेगा, क्रक्स में बना देंगे। जैसे तुम लोग अपने पास जब रजिस्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कई बार कंडेंस फॉर्म में करते हो, तुम बारीकी से नोट्स नहीं बनाते, वही बात कह रहा है। डिटेल में बनाओगे तो पूरा बनाओगे, एक कंडेंस है, शॉर्ट वर्जन है, समरी वर्जन है, वो कंडेंस है। तो वही हो गया। अगर कंडेंस बना रहे हो तो हेड और सब हेड्स शुड बी एज इन द मोस्ट रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है सिर्फ हेड और सब हेड रख लो, मतलब नोट्स वगैरह की बारीकी देने की लोड नहीं भी है तो चल जाएगा। सिर्फ मेन हेडिंग इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, वो हेडिंग्स आपके पास, हेड सब हेड्स अपने पास में सेम रखना। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी रिसेंट वाली कंप्लीट हुई थी, कंप्लीट वाली बनी थी, उसमें जो आपने हेड्स और सब हेड्स यूज किए थे वही हेड और बस सब हेड्स दिखा दीजिए। बस आपको डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है, डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने हेड्स और सब हेड्स अपने पास दिखा दीजिए, और वही यूज कर लेना जो आपके रिसेंट में हुए थे, ताकि कंपैरेटिव में आपके पास दिक्कत ना हो, क्योंकि हेड्स सब हेड्स तो वही दिखाओगे, तो अपने पास बस उतना रख लेना। तो वो चीज बोली। हाँ, कहते हैं सिलेक्टेड नोट्स ऑफ अकाउंट्स इन कंडेंस स्टेटमेंट शुड बी ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। ये चीज जरूर है कि कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो चीजें होती है उनके सिलेक्टेड नोट्स आप दे दीजिए। भाई जो आपको ऑब्वियसली लगता है अपने मेन क्यों कर रहे हो, यूजर्स को अपडेट देना है, तो भाई कोई मेजर घटना हुई है तो उसका तो अपडेट दो ना। तो कोई सिग्निफिकेंट कोई चीज है उसके बारे में बताओ, ये तो ना हर चीज ही छुपा दोगे। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजैक्शन है तो उसे बताना है, लाइक कोई गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी है, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, जैसे हमने ऑर्डिनरी के अंदर में एक्सेप्शनल आइटम सीखी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें सीखी थी, आप समझ रहे हो, तो उन चीजों के बारे में बता दीजिए। रिवर्सल कर रहे हो किसी प्रोविजन का, इंपेयरमेंट लॉस है उसका रिवर्सल है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, कोई कोर्ट केस की सेटलमेंट है, ये सारी अगर याद होगी तो ऑर्डिनरी के अंदर एक्सेप्शनल आइटम सारी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो उनको एटलीस्ट बता दीजिए, उनके बारे में नोट्स दे दीजिए, ठीक है ना। फिर स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज, मेथड्स एंड एस्टिमेट्स अगर चेंज हो रहे हैं, भाई क्या क्या पॉलिसीज वगैरह में कोई अगर चेंज हो रहा है। डिस्क्लोजर ऑफ ईपीएस सेगमेंट इंफॉर्मेशन दे दीजिए, भाई ईपीएस आपके पास बेसिक डाइल्यूटेड आपको देना पड़ता है, सेगमेंट की बाइफर्केशन है। बिजनेस कॉम्बिनेशंस आपके पास होता है, कोई एमलगमेशन वगैरह का इवेंट हुआ, डीमर्जर वगैरह हुआ, वो बताना है। नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम्स अफेक्टिंग एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस विच इज अनयूजुअल, कोई अनयूजुअल घटना हुई तो उसके बारे में बता दीजिए, कोई आपके पास चेंज आया बदलाव है। सिंपल टू से रूटीन की चीजों के बारे में नहीं बताओगे, हेड सब हेड दे दोगे चल जाएगा, जो हटके चीज है उनके बारे में आप बता दीजिए, उनके बारे में आप बता दीजिए, बस इतनी सी बात बोली है। जो आपके यहाँ सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है, इंफॉर्मेटिव आपके चीज है, उनका कोई बदलाव हुआ है वो बता दीजिए, ठीक है ना। नाउ यहां पर हम बेटा एक जो हमारे 1-2 क्वेश्चन है छोटे छोटे से यहां पर देखेंगे। कहता है वेदर द इंपेयरमेंट लॉस जो रिकॉग्नाइज किया था पीपी पे पहले क्वार्टर में, क्या उसे रिवर्स कर सकते अगले क्वार्टर में।
Q1 में इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया AS 28 के हिसाब से, याद होगा इंपेयरमेंट लॉस कब आता था, अगर रिकवरेबल अमाउंट हमारा कम होता था कैरिंग अमाउंट से। और लास्ट में जाके जब स्टैंडर्ड खत्म हो रहा था तो मैंने उसके रिवर्सल का पॉइंट भी सिखाया था। हम इंपेयरमेंट गेन नहीं बोलते थे, हम बोलते थे इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर सकते हो मैक्सिमम उतना जितना लॉस रिकॉर्ड किया। तो वो कह रहे हैं Q1 में इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया, Q2 में जाके उसका रिवर्सल हो रहा है, तो क्या कर देंगे, हाँ अगर AS 28 के हिसाब से रिवर्सल की कंडीशन पूरी हो रही है, भाई पहले कुछ फैक्टर्स की वजह से इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते थे, वो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर से, कुछ भारी कुछ इंटरनल ऐसे डैमेज हो गया, ये वो हो गया, परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहा, भारी इंडिकेटर थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह। कल को अगर वो फेवरेबल इंडिकेटर्स आ गए तो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर दोगे। तो ये बात तो आपका सिंपल AS 28 का चीज आ गई कि यस हो सकता है अगर जो AS 28 के अंदर में इंडिकेटर्स लिखे है वो हो गया और रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया, ठीक है ना। तो AS 25 सिंपल सी बात बोलता है, द प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग जो लॉसेस वगैरह जो भी होते हैं इंटरिम पीरियड में है वो सेम एज दोस दैट एंटरप्राइज वुड फॉलो अगर वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो जो आप इंटरिम में वही फॉलो कर रहे हो जो आप एनुअल के लिए देखते हो, भाई उन्हीं चीजों को देखते हो आप लोग, जो एनुअल के लिए लगा रहे हो वही इंटरिम के लिए लगा रहे हो, वो इंटरिम ही आपके लिए वो पीरियड है, ठीक है ना। हाउएवर अगर कोई आइटम रिकॉर्ड मेजर करी वन इंटरिम पीरियड में और एस्टिमेट चेंज हुआ सब्सिक्वेंट इंटरिम पीरियड में, तो उसको चेंज कर देंगे इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर कोई पहले आपने चीज करी, कोई एस्टिमेट का आया, कोई चेंज आया, कल को जाके उसका बदलाव हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको कंसीडर करेंगे, चेंज इन एस्टिमेट अभी पढ़ा था हमने। इसकी बेस पे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज इन वन क्वार्टर कैन बी रिवर्स इन अनदर क्वार्टर इफ फेवरेबल इंडिकेटर एग्जिस्ट एज पर AS 28। और रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गया, जो हम RA बोल देते थे, वो अगर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हो अगर उस स्टैंडर्ड के इंडिकेटर जो है वो आपके पास में आ रहे हैं फेवरेबल। कुछ इंडिकेटर्स की वजह से इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते थे AS 28 में, अगर फेवरेबल होते थे तो हम बोलते थे रिवर्स कर दो। तो वही कह रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दिए जरूर है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सिर्फ ना एक बार आपको बस पढ़ने, इनका आंसर सिर्फ क्या है आपको बस इतना सा पता होना चाहिए, यस बात करता हूं, अगर AS 28 कंप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। लास्ट एक और क्वेश्चन है, पर ये आपको समझ बेटर तब आएगा जब हम अगला AS कर लेंगे। जब मैं आपको अगला AS करा दूंगा, जो लास्ट AS हमारा बचा है जो हम कल से चालू करेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। मतलब इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं, जो वर्ड्स लिखे आप वो तब समझ पाएंगे, क्योंकि उन वर्ड्स का नॉलेज जो है यूज कब होगा हमारे अगले स्टैंडर्ड में AS 15 में, ठीक है, जो बचा हुआ है। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ AS नंबर 25 on what basis will you calculate for an interim period the provision respect of defined benefit scheme like pension gratuity वगैरह। ये पेंशन ग्रेचुटी की कुछ ना तरीके बताए हुए जो हम कल स्टैंडर्ड शुरू करेंगे AS 15, तो हम वहां पे सीखेंगे। तो वगैरह किन बेसिस पे करेंगे, भाई जो AS 15 बता रहा है कि प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स लाइक पेंशन ग्रेचुटी शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ईयर टू डेट बेसिस by actually determined rates at the end of the financial year adjusted for since that time or significant curtailment settlement other significant, ये सारी बातें हमें AS नंबर 15 बोलता है, AS नंबर 15। तो इस क्वेश्चन को आप AS नंबर 15 को पढ़ने के बाद देखेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। सिंपल टू से जो AS 15 ने तरीके बताए हैं, कुछ वो बोलेगा एक्चुरियल वैल्यूएशन हम करेंगे, कुछ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, हम बातें कल शुरू करेंगे। तो वहां पे जो चीजें बोलता है उसके हिसाब से ही यहाँ पर वो कहता है कि उसके हिसाब से आप एस्टिमेट करिए। तो सिंपली टू से मैं इसमें यही बोलूंगा क्वेश्चन में कि वो AS 15 के बाद ही आप कर पाएंगे। मतलब आपको वर्ड्स का मतलब समझ आ जाएगा, वर्ड्स क्या लिख रहा है, कर्टेलमेंट क्या होता है, आपका सेटलमेंट क्या होता है, एक्चुरियली क्या होता है। मतलब इसमें 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिन वर्ड्स का आपको रेलिवेंस कब समझ आएगा, जब AS 15 कर लोगे, ठीक है। नाउ इसके साथ में बेटा मेरा ये वाला AS जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मेरे क्वेश्चन सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए, पॉइंट्स हमारे सारे डिस्कस हो गए हैं, चीज़ें हमारी सारी कंप्लीट हो जाती है। सो आज के लिए आपके पास गृह कार्य क्या है, जो कराया उसे रिवाइज करिए। होमवर्क का तो मैंने क्वेश्चन करा ही दिए। AS 25 के जो भी MCQ है या पेंडिंग आपका होमवर्क का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लीजिए, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो इसी के साथ हमारा सेकंड लास्ट स्टैंडर्ड जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड लास्ट स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट हो जाता है। टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद अवर द लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ अवर सिलेबस, दैट विल बी AS नंबर 15, ठीक है ना। वो हम अपने पास में AS नंबर 15 आपके पास करेंगे, तो हम उससे अपने पास में शुरू करेंगे, ठीक है जी।
एंड इट विल टेक टाइम, 2 to 3 क्लासेस, मतलब 2 क्लासेस तो लगी जाती है, थर्ड वाले में आपके पास खत्म हो ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से वेनसडे थर्सडे तो आपके पास में जो है वो पक्का ही पक्का लगेगा। फ्राइडे को मतलब हमारे पास में मैं कुछ चीज़ें करके आपके साथ जो डिस्कशंस करनी है, स्ट्रेटेजी है, बच्चों का डाउट सेशंस होना है, मतलब एक बार के लास्ट में अगर आपके कोई भी बचे हुए एएस के, मैंने एक डाउट सेशन आपका पिछले महीने लिया था, एक डाउट अभी जो अगर कोई बचे हुए होंगे तो वो मैं देख लूंगा आपके, अगर कोई बचे रह जाएंगे, वैसे होने नहीं चाहिए क्योंकि मोरलेस मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के पास में डाउट साथ के साथ ही टेकअप करता जाता हूँ, सो वो हमारे पास कम बचेंगे। हाँ, जो सितंबर 25 वाले बच्चे हैं उनके लिए डाउट सेशन एक जो उनके बोला हुआ था, क्योंकि वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं तो उनके डाउट काफ़ी डाउट इंजन पे होते जा रहे खत्म, और उनके लिए आज शाम को डाउट सेशन रखा है, ठीक है ना। वीडियो कॉल वगैरह को लेकर बेटा मैं लास्ट सेशन में ही आप लोगों के साथ कर लूंगा, सो डोंट वरी डोंट वरी, एक बार के लिए लेट पहले सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद रितेश बेटा अभी सिलेबस पढ़ा है, तो डोंट वरी, ठीक है ना, सिलेबस आपके पास पढ़ा है अभी, ठीक है ना। यस, एक बच्चे ने पूछा था, तो रजा बेटा यस, तो एक वो अनुमान पे ही तो आप निकालते हो ना, एस्टिमेटेड ही तो हो रहा है, वो रिकवरेबल अमाउंट वगैरह जो चीज़ें होती है, ठीक है ना। चलिए, वो अपनी तरफ से 143 का मतलब पूछी जा रहे, पता नहीं क्या हो गया। प्रिया बेटा आपको स्टार्टिंग से क्लासेस शुरू करनी है, आप स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, लेक्चर नंबर 1 जाके सुनो, जो फर्स्ट डे एक लिया था मैंने इस बैच के अंदर में, आई थिंक 10-11 नवंबर को, और आपको फर्स्ट लेक्चर से अपने पास स्टार्ट कर दीजिए, आपके सारी की सारी बात है, ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास है, अब जाके देखिए, मतलब स्टार्टिंग में अगस्त में बैच चालू हुआ था बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए एक क्लास मैंने 10-11 नवंबर को ली थी, तब हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, मुलाकात आप लोगों से कल होगी, विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट स्टैंडर्ड, मेक श्योर कि आप इसको अपने पास कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत एटलीस्ट स्टैंडर्ड की ना रहे। हम लोग कल अपने पास एएस नंबर 15 को शुरू करेंगे। बाय बाय एवरीवन, लव यू, हैव अ ग्रेट डे। एंड अभी यार इमोशनल मत हो यार, तुम तो मुझे अभी से इमोशनल कर रहे, पढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी पहले 2-3 क्लासेस आपके पास जो बताने वाली बातें वो पहले कर लो, ठीक है। चलो बाय 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 बाय, लव यू, बाय बाय।